हेलो। हेलो। सर मैं प्रियंका बोल रही हूँ राजस्थान से। आपने सुबह मैसेज डाला था कॉल का। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या कंप्लेंट थी, एसिडिटी की? नहीं सर, एक्जिमा की। ओके ओके, हाँ। सर एक्चुअली वो एक्जिमा नहीं है, अलग अलग डॉक्टर ने अलग अलग चीजें बताई थी। लाइक पर इन दी एंड वो सारे स्किन का इन्फ्लेमेशन ही है जो वो जाता है आता है, या फिर अभी इस स्टेज पे तो ऐसी ऐसी जगह पे आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया था। एक मिनट, क्या क्या डायग्नोसिस बताते हैं पहले वो बताइए। जैसे एट्रोपिक डर्माटाइटिस बताया, डायस्ट्रॉफिक एक्जिमा, वो तो सारा ऐसे एक्जिमा की ब्रॉड कैटेगरी तो एक्जिमा ही है ना। हाँ, पर जैसे कुछ जगह पे स्किन का इन्फ्लेमेशन अलग टाइप का, कुछ जगह पे अलग है, पर ब्रॉड क्लासिफिकेशन में एक्जिमा में ही है। ठीक है, आपकी एज कितनी है? सर 26 ईयर ओल्ड। और वेट? सर 50। हाइट? 5'3"। आप सुबह उठकर खाली पेट पानी पीते हैं? नहीं सर, मतलब मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ यहाँ तो, कभी कभी किस समय उठते हैं रेयरली। आप? सर 8:30। सोते कितने बजे हैं? सर सोने का टाइम फिक्स नहीं है, अगर काम ज्यादा होता है तो 1-2 बजे ब्रॉडली, या 12-1। ब्रॉडली 3-4 एवरेज बजे। एवरेज? 1 2 बजे? बजे। ओके। पूरे दिन में पानी कितना, पूरे दिन मतलब 24 घंटे में पानी कितना पीते हैं? सर अभी यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं 2-3 बॉटल पी लेती हूँ। 1-1 लीटर की? हाँ। तो 3 बोतल का एवरेज मान लें। हाँ और ये आप पहले से ही इतना पी रहे हैं? सर, जैसे कभी मौसम ऐसा होता है कि नहीं होता तो उस दिन मुझे दिन भर में मैं 2-3 ही ग्लास पी पाती हूँ, और जैसे कभी बहुत ज्यादा होता है तो उस दिन बहुत ज्यादा पी लेती हूँ। पर अभी तीन जैसे बोतल इस से मौसम, ज्यादा? अभी मौसम गर्मी ज्यादा है तो एक साथ 2-3 ग्लास पी जाती हूँ जब बहुत तेज प्यास लगती है। फ्रिज का पानी 2-3 गिलास एक बारी नहीं, में? मटकी का। फ्रिज ओके का हमारे नहीं पीते। ओके। रात को कभी पेशाब के लिए उठना पड़ता है? हाँ, कितनी बारी? जिस दिन जैसे प्यास नहीं बुझ रही है, मैं पानी पिए जा रही हूँ, 1-2 वाटर पूरी रात भर पी ली तो उतना ही पानी, फिर वॉशरूम भी जाना पड़ता है 2-4 बार। रात को उठ के हाँ, सोते हुए? सोते हुए या फिर नींद नहीं आ रही तो जाना पड़ता है, या सुबह जैसी अगर अचानक से आंख खुली थोड़ी सी तो पहले से मतलब वॉशरूम जाना पड़ता है। हम्म, आप जब रात को कभी नींद खुलती है या पेशाब करते हैं तो उस समय पानी भी, आप रात को भी पानी पीते रहते हैं जब तक सोते नहीं? हाँ तो आपका टोटल 24 घंटे का पानी का इंटेक तो फिर ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं रात को भी 1-2 लीटर हो जाता है, 1-2 बोतल हो जाती है। सर, हर बार नहीं होता, जैसे रोज नहीं, किसी मोस्टली कई बार ऐसा होता है रात भर बहुत प्यास लगती है, पर प्यास मुझे ज्यादा ही लगती है आप गर्मियों के सीजन में। खाने के साथ पानी पीते हैं? नहीं, खाने के बाद में। कितनी देर बाद? अगर जैसे छाछ पिए तो तुरंत बाद में पिया, पर अगर कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ रोटी सब्जी है, हम्म। लिक्विड कुछ भी नहीं है, तो हम्म। तुरंत बाद पी लेती हूँ। ओके, यूजली आप छाछ लेते हैं खाने के साथ? छाछ, अगर हाँ रायता ऐसा कुछ भी अगर खाने में है तो ले लेती हूँ। पर यूजली लेते हैं आप? नहीं, हाँ। गर्मियों में नहीं। अभी सर घर पे आई हूँ, लॉकडाउन हो तो ले रही हूँ। बाकी मैं बाहर रहती हूँ तो इतना हॉस मेस में इतना सब कुछ नहीं मिलता है। आपका वॉकिंग कितनी होती है दिन में? सर मैं शाम को है ना एक्सरसाइज करती हूँ रोज, दो कितनी देर? घंटे 2 किस या टाइप डेढ़ की? घंटे किस टाइप की एक्सरसाइज? सर थोड़ा कार्डियो और थोड़ा वॉक और थोड़ा वेट ट्रेनिंग काइंड ऑफ। आपको वेट इंक्रीज करना है, यू हैप्पी विद योर वेट? सर अभी मैं हॉस्टल में थी तब मेरा वेट 46-45 हो गया था, तो अभी मैंने फिर घर पे आके मुझे खाना ढंग से खाने लगी तो अब सही से हो गया है। आपने एक्सरसाइज कब से शुरू करी हुई है? सर मार्च एंड में मैं घर आई थी तब से। उससे पहले नहीं करते थे? उससे पहले सर मैं रोज वॉक, बहुत 1-2 किलोमीटर वॉक हो जाती थी, क्योंकि मैं बाय वॉक तक अपना वर्क प्लेस तक जाती थी, फिर खाना भी वॉक करते हुए जाती थी, वापस आते हुए भी वॉक करते हुए। टोटल पूरे दिन में कितने किलोमीटर हो जाता था? 1-2। पूरे दिन में? आप तो बोल रहे हैं कि आपका सर डिस्टेंस नहीं, ज्यादा नहीं इतना था। दूर दूर नहीं है, लंच में 1 बजे से
चलते हुए गए खाना खाने तक, और एक बार सुबह जाते हुए वहां वर्क प्लेस तक गए और वापस आते तो वक्त। वर्क प्लेस क्या है, आधा किलोमीटर में है और कम में है? हाँ, पास में ही है सर। ओके। उसके अलावा कुछ नहीं होता था? 1-2 किलोमीटर, पूरे दिन नहीं। में 2 किलोमीटर वॉकिंग हो गया? हाँ और कोई स्पोर्ट्स खेलते थे आप कभी? सर, वहां पे तो नहीं हो पाता। अगर कभी कभी एक्सरसाइज में कर लेती हूँ, घर जल्दी आ जाती हूँ वहां जब मैं वहां पे थी, घर रूम पे ही, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक बैठे बैठे बैक पेन होने लगता था, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर ठीक हो जाता था। कोई और प्रॉब्लम, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन या कुछ और? नहीं सर। ब्लोटिंग? नहीं सर। सर, जो डैंड्रफ? मुझे एक्जिमा, डैंड्रफ, ऐसा कुछ खास नहीं है, मौसम के अकॉर्डिंग। हम्म। अगर मौसम ठंडी में हो जाता है, ठंड में डैंड्रफ। नहीं, अभी कुछ कहने वाले थे आप, बीच में रुके। ये जो एक्जिमा है, मुझे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जब मैं शायद 8-9 साल की थी। हम्म। तब मुझे एक ही जगह पे आया था, वो ठीक हो गया था। फिर मेरे को वापस जब मैं 13-14 साल की हुई, फिर एक और जगह आया। फिर मुझे किसी ने बोला लहसुन लगाने से ठीक हो जाता है, वो ठीक हो गया। हम्म। फिर उसके बाद मेरे को 16 साल की हुई, हम्म। तब फिर से आया। फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, फिर हम्म। वो ठीक हो के वापस से आया। हम्म। फिर उसके बाद जब मैंने डेंटिस्ट्री किया है, तो मैं जब 18-19 साल में जब कॉलेज में घुसी, तो मुझे फिर मेरी उंगलियों में आया। पहले मेरे को एल्बोज में आता था, फिर मेरे हम्म। को मेरी फिंगर्स में आया। हम्म। अब है ना, तब से कांस्टेंट है, वो गया नहीं। एक डॉक्टर्स को दिखाया तो वो एंटीहिस्टामिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देते थे, हम्म। उन ऑन दैट स्पॉट वो ठीक हो जाता था, फिर वापस से रिलैप्स हो जाता था। तो मैंने वो ट्रीटमेंट बंद कर दी काफी। मतलब मैंने देखा सब लोग वही लिख रहे थे, एंटीहिस्टामिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो मैंने लेना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद है ना सर, उसके बाद अभी के डेट में कुछ 6-7 साल हो गए हैं। अब मेरी सारी उंगलियों में आ चुका है, हाथों की 5-10 उंगलियों में। और अभी इस सीजन में बहुत है ना एक्सग्रेट होता है, तो जैसे परसों मेरे फोर आर्म पे आया। उससे 2-4 दिन पहले मेरे ना एल्बोज पे ठीक हो गया था, वो वापस से आ गया। और अच्छा, 2-3 हफ्ते पहले फिर मेरे पैरों के पास पे भी आ गया। मतलब इस पीरियड में इन वो बढ़ रहा है? हाँ आप खाने का अपना रूटीन बताइए, क्या क्या खाते हैं आप सुबह? सर, सुबह अभी घर पे हूँ मैं, तो सुबह मैं, मेरे यहाँ पे फ्रूट्स का ही नाश्ता होता है। हम्म। जैसे अभी वाटरमेलन और खरबूजा और पाइनएप्पल, या फिर जो भी सीजनल फ्रूट, ऑरेंज का जूस, ऐसे कुछ होगा। तो और कितना क्वांटिटी होता है रोज? सर, सबके लिए करता तो थोड़ा थोड़ा ही आता है। जैसे खरबूजा के 4-5 पीस नहीं या नहीं, छह टोटल सात पीस केजी में कितना होगा, मतलब कितने ग्राम हो जाता है टोटल सब मिलाकर? 200 ग्राम्स। 200 ग्राम से बहुत कम कह रहे हैं, दो तीन पीस ही हो जाएंगे 200 ग्राम्स के तो। सर, तरबूज तो हमेशा आपका 4-5 3-4 किलो का तो एक ही वो होता है तरबूज, तो उसका आप 1/4 भी लेंगे तो भी करीब आधा 1 किलो तो वो हो जाएगा। और अगर आप सब पूरा प्लेट भर के लेते हैं? नहीं सर, जैसे हम्म। 6-7 पीसेस या 8-9 पीसेस तरबूज के। जैसे अगर सिंगल फ्रूट है तो 8-9, अगर हम्म। दो हैं तो कम कर दिए, दूसरा फ्रूट के चाय और रख लिए। हम्म। तो वो कुछ 5-6-8-9 पीसेस ही होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ये तो हो गया आपका फ्रूट, तो आप कह रहे हो कि मील नहीं लेते, ब्रेकफास्ट नहीं लेते, फ्रूट ले लेते हो? हाँ, ओके, नेक्स्ट। और फिर मैं लंच करती हूँ। लंच में 2 चपाती, और अगर सिर्फ चपाती सब्जी है तो चपाती सब्जी, या फिर राइस के साथ है तो राइस और दाल, या जो भी है। तो मतलब अगर सिर्फ रोटी ले रहे हो तो सिर्फ 2 रोटी? हाँ। ओके, और शाम को? नहीं, उसके बाद? शाम उसके बाद क्या फिर खाते हैं? शाम को कुछ खाते हैं या रात को सीधा? शाम को अगर कुछ बेवरेज काइंड ऑफ कॉफी या टी पी ली, और या फिर दूध पी लिया, और कोई भी एक चीज। और ठीक है। फिर एक्सरसाइज करने के बाद एक केला खा लिया, हम्म। और कुछ और फ्रूट्स पड़ा है, कुछ भी खाने को पड़ा है तो वो खा लिया, दूध ले लिया ऐसे। और फिर इसके बाद खाना खा लेते हैं। कितने बजे?
सर 9, 9:30। खाने के साथ पानी पी रहे हैं आजकल? सर अगर उसी टाइम पे भी ज्यादातर या फिर कुछ 20-25 मिनट बाद पानी पी लिया। हम्म, आपका 24 घंटे का जो, आप यूरिन कितनी बार जाते हैं पूरे 24 घंटे में? सर सुबह एक बार जाते हैं, फिर एक बार 11-12 के आसपास, आठ फिर दस बार ही हो उसके जाता है बाद पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में? नहीं नहीं। रात को भी फिर 2-3 बार जाना होता है? रात में 2 बार, 2 बार अगर पानी ज्यादा नहीं पिया है तो। हम्म, रात को 2 बार मान लो, और शाम के टाइम पे 1-2 बार। 7-8 बार तो हो ही जाता है। हाँ, 6-7 मान लीजिए। कभी कोई और प्रॉब्लम हुई है इसके अलावा? अच्छा हाँ, एक चीज, बचपन में बेड वेटिंग की आदत थी? नहीं सर। हम्म, आपका पीरियड्स का साइकिल कितने दिन का है? सर फिक्स 30। कितना? 30? 30 डेज। फिक्स एकदम? हाँ, मेरी डेट नहीं आगे पीछे होती। और ये कब से है? सर शुरू से ही है? मतलब हाँ, मतलब पहले वो ऐसा, पहले 8 डेज चलता था, तो एक का 2-4 दिन आगे पीछे होते रहते, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया तो डेज कम होते गए और फिक्स आने लगा। सॉरी, पहले क्या होता था? मतलब एज बढ़ती गई तो फिर डेज मतलब फिक्स पीरियड्स और इजी होते गए और टाइम से आने लगे। नहीं तो पहले क्या ज्यादा टाइम के लिए पहले होता था? 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता था। ओके, 2-3 दिन आगे पीछे तो मतलब यूजली तो नॉर्मल जो हाँ एकदम हाँ परफेक्ट नॉर्मल होता है वो तो 28 डेज होता है। तो हाँ। यूजली क्या होता था, 30 की जगह 32 डेज होता था या 28 दिन हो जाता था? सर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी जल्दी भी आ जाते थे, कभी लेट भी आ जाते थे। तो अभी कितने साल से फिक्स है? 3 साल से। और कभी ज्यादा देर के लिए भी होते थे? एक बार 4 सर वीक्स? ऐसे हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे पीरियड साइकिल है ना 52 डेज एक बार हो गया था। हम्म। तब तो तो है ना, मैं खाना नहीं खा रही थी बहुत, ऐसा बहुत लंबा ब्रेक हो जाता था, तो उस टाइम मेरी पूरी बॉडी की ऐसे ही एक बार तबीयत खराब हो गई थी खाना नहीं खाने की वजह से। क्यों नहीं खाना खा रहे थे? सर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर, थोड़ा हल्का फुल्का ही करके जाती थी, और फिर कॉलेज में जाके कुछ भी खाने को टाइम नहीं मिलता था। आप क्या सीधे वेट फिर कॉन्शियस शाम। हो? नहीं नहीं सर, हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि सीधे एक ब्रेकफास्ट होता था, सीधे फिर शाम के टाइम पे लंच होता था। तो तब तक तो शाम को 4-5 बज जाते थे, तो बाकी लोग 2-3 बजे कर लेते थे, तो फ्री होते होते ऐसे 3-4 बज जाते थे। तो मैं हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती थी सुबह, तो सीधे मेरे को शाम को खाने को मिलता था। आप एक तो तो इस फ्रूट वजह बंद कर से। दो, सुबह के फ्रूट बंद कर दो, हाँ। और रेगुलर मील लो। और अगर आप 2 मील्स में चेंज कर सकते हो तो 2 मील्स लो, 10 बजे और 6 बजे। और पानी का ओके। इंटेक करो आप, पानी का इंटेक रखो। खाने के साथ 1 गिलास लेना है दोनों बारी। खाने हाँ के साथ मतलब खाने के बीच बीच में ले लो हाँ थोड़ा हाँ। थोड़ा करके। और 1 गिलास आप ले लो 8 बजे 9 बजे, और फिर खाने के 10 बजे खाना है तो 10 बजे एक साथ, 10 बजे हो गया। शाम को हाँ 6-7 बजे के आसपास खा लो। और शाम को भी 3 गिलास पानी रखो, खाने से 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, और एक खाने के साथ। बाकी सारी चीजें बंद कर दो। ठीक है, ओके फोकस सर। करो आप अपना खाना इंक्रीज करने के लिए। आप अभी यंग हो, आपको कम से कम 3 रोटी तो खाना चाहिए एक बारी में। ओवरऑल आपको दिन में 7-8 रोटी होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो जो बैलेंस होता है ना वो होता है आपका फ्लूइड और सॉलिड के बीच में बैलेंस होना चाहिए। हम्म। तो अगर आपका टोटल ओवरऑल खाना देखा जाए तो वो कम है। और दूसरा क्या हुआ कि आपने एक मील फ्रूट का चालू कर दिया, तो वट एवर इट बी, मेरे ख्याल से 400-500 ग्राम के आसपास तो वो हो ही जाता होगा। सो फ्रूट्स का अपना एक रोल होता है, बट इस कंडीशन में अगर जो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप घर पर हो, आपका फ्लूइड इंटेक बढ़ गया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। ओके। और 3 दिन तक आप इसको फॉलो करो।
और इसमें आप हर आधे घंटे से 1 घंटे में और पूरे दिन में करीब 15-16 बार या 5 मिनट के लिए वॉक करो और 5 मिनट के लिए लेट जाओ। ओके सर। 5 मिनट से 10 मिनट कर सकते हो क्योंकि यू आर स्टिल यंग। हाँ। तो आप जैसे टोटल स्टेप्स जो हो वो दिन में अगर आप वो स्टेप काउंटर को यूज करते हो या मैं शेयर कर सकता हूँ, तो 8 से 10 हजार स्टेप से ज्यादा मत लो। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग एक्सरसाइज है उसको आप जो 1.5-2 घंटे कर रहे हो उसको बंद कर दो। ओके सर, पर जैसे पूरे दिन सिटिंग हो जाती है तो थोड़ा बॉडी को भी रात में नींद आ जाए, इसलिए एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा तो हूँ ना कि वो आप ये। अगर पूरे दिन में हर घंटे में 5-10 मिनट चलोगे तो दैट विल प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स। ओके सर। देखिए, जो बेसिकली मेरा थ्योरी है ना वो 2-3 चीजों के आसपास रिवॉल्व करता है। सबसे पहला जो थ्योरी है वो ये है कि आप मान लो जितना खाना खा रहे हो, मुझे नहीं लगता आप 1600-1700 कैलोरी से ऊपर खा रहे हो। हाँ। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपका बॉडी में यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। मान लो आपका 2000 कैलोरी है फॉर एग्जांपल। हाँ। एक एवरेज आदमी का करीब 1 कैलोरी पर मिनट इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग में लगता है, तो अबाउट 1400-1500 कैलोरीज आपका वहां चला गया। हम्म। बाकी 500-600 कैलोरी बचा आपका। हम्म। वो कैलोरीज आपके लग जाते हैं आपके एक्सरसाइज वगैरह में, वॉकिंग में, या दिन में जो भी एक आप दूसरे काम करते हैं। आप पढ़ रहे जी। हैं तो आंखें खुली है तो आंखें खोलने से भी थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगी। हम्म। आपके जो सबसे मेजर ऑर्गन्स होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो हम्म। आपका ब्रेन सबसे ज्यादा करता है या हम्म। ब्रेन के बराबर डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो हाँ। ये दोनों आपका ऑलमोस्ट इक्वल करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एनर्जी लेवल बढ़ाने की जरूरत होती है। सो अभी मैंने जो एक शुरू किया है पिछले हफ्ता 10 दिन से, हम्म। आई थॉट कि अगर हम 3 बार खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको जो भी वेव चलता है, जो भी आगे का मूवमेंट्स होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जी। दैट कंज्यूम्स एनर्जी। तो 30% एनर्जी वो टोटल एनर्जी का कंज्यूम करता है, तो दैट इज अ वेरी साइजेबल थिंग। अगर हम ओके। अगर हम 3 बारी का खाना 2 बारी में खा लेते हैं हाँ सर। तो वील बी एबल टू सेव एटलीस्ट 7-8%, इफ नॉट 100%, 10% नहीं अगर सेव करते तो। क्योंकि 30% अगर 3 बारी का है तो 2 बारी का 20% होना चाहिए। और अगर आप और डीप में जाए तो हो सकता है हम 17-18% में भी काम चला सकें उसका। दूसरा ओके। उसका होता है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा एनर्जी नहीं मिल रहा तो आपका जो मूवमेंट है फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, दैट विल बी हम्म। स्लो। तो इसका मतलब है एक हेल्दी नॉर्मल आदमी अगर उसको 5 घंटे में पार कर लेता है वो, तो जी। आप उसको 8 घंटे दे रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स। ओके। आप एवरी 5 आवर्स खाने की जगह आप 8 घंटे बाद खा रहे हो, 9 घंटे बाद खा रहे हो। ओके सर। सो एक तरफ आप एनर्जी सेव कर रहे हो, दूसरी तरफ आप एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके। सो दैट शुड रिवर्स योर कंडीशंस वेरी वेरी फास्ट। ओके इसका क्या सर, होता है हाँ, बट इफ यू टेक लाइक बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल बन गई है कि वो 3 टाइम या उसका क्लॉक है कि अराउंड है ना 1 o'clock वो फूड है ना उसके अपने आप ही है ना गैस्ट्रिक जूस रिलीज होने लगते कि नहीं खाना नहीं नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। सी यू आर ऑल्सो डॉक्टर। आप ये देखो कि जो मेडिकल साइंस बोलती है, जो आपके ऑथेंटिक ब्लॉग्स बोलते हैं, वो जी। ये कहते हैं कि जब खाना आप खाना शुरू करते हो तब एसिड बनते हैं। हाँ। वो अपने टाइम से नहीं बनते। अगर आपने खाना 4 घंटे लेट खाया है तो वो खाने के टाइम पर ही बनेंगे। खाने से 4 मतलब अगर आपका मतलब सुबह का 9 बजे का और दोपहर का 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे अगर आप खाना नहीं खाते, 6 बजे खाओगे तो 2 बजे एसिड जूसेस नहीं बनेंगे। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो आप खाना खाते हो उसके अंदर इतना एसिड नहीं होता जितना आपको डाइजेशन के लिए चाहिए। हम्म। तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो रीरूट होते हैं, वही रीयूज होते हैं। जी। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है तो जो डाइजेस्टिव जूसेस आपके 5 घंटे में रीरूट होकर वापिस आते हैं जी। वो 5 घंटे में नहीं आएंगे। दैट इज अनदर ओके। फैक्टर। सो इन सब चीजों को कंसिडर करते हैं तो उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप 3 बारी का खाना 2 बारी में खाते हो, बिकॉज सी देखो, आप एक चीज समझो कि आप किसी को एसिडिटी होती है तो हाँ सबसे सर। पहले डॉक्टर क्या बोलता है, 5-6 छोटे छोटे मील लो। हाँ। आपको डायबिटीज होती है तो भी यही बोलते हैं छोटे छोटे मील लो। जी। पर दुनिया में आज तक कोई ठीक हुआ उससे? हम्म। ठीक तो कोई नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो वो चीज ठीक नहीं है। हम्म। ठीक है। फिर जी। टीचिंग ऑलवेज, एंड इनफैक्ट 10-15 दिन पहले तक आई वॉज ऑल्सो प्रोमोटिंग 3 मील्स। ओके। बट देन इट अकर टू मी कि 3 मील्स का नेगेटिव साइड क्या है कि आपका एनर्जी तो डाउन हो ही रहा है। जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है तो सबसे बड़ा फैक्टर तो इसका ही होता है
सर पर मेरा ऐसा बिलीव है, अगर 2 डाइट पे आते तो आपको अपना पूरा लाइफ साइकिल, जैसे आपको सोने का टाइम सब चेंज करना पड़ेगा, वही ताकि है ना, अगर मैंने 6 बजे खाना खाया तो मैं 9 बजे के आसपास सो जाऊं, 9-10 बजे नहीं, के वही आसपास। वही वही अगर आपने 6 बजे खाया तो 5 आवर्स तो स्टमक को क्लीन होने में, मतलब खाली होने में लगता है। स्टमक डम्प्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हाँ अगर आप 5 घंटे लगता है तो कम से कम स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो पहुंच जाना चाहिए, स्टमक तो खाली हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ। क्योंकि जो स्टमक की एक्टिविटी है वो एक डिफरेंट तरीके से है, जो आपकी इंटेस्टाइन्स की है वो वेव्स टाइप की है। तो तो अगर फिर आपका सुनिए, उसको स्टार्टिंग में फिर बॉडी को अडेप्ट करने के लिए फिर आधी रात को फिर फूड मांगेगा तो नींद भी डिस्टर्ब हो गई। नहीं देखो, अब उसका भी मैं थ्योरी बताता हूँ। अब बहुत से लोग ये रखते हैं ना, व्रत वगैरह रखते हैं। जी। तो जितने भी लेडीज व्रत रखती हैं, जब तक शाम होती है उनका हाल खराब हो चुका होता है। हाँ ठीक है, वीकनेस भी होती है, सब कुछ होता है। हाँ हाँ। ये अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऑल एज ग्रुप्स, मतलब 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50, 70, 80 सब पर किया हुआ है। जी अगर आप पूरा दिन ना एक बूंद पानी पीते हो, ना एक दाना खाते हो, जी। तो आपको ना वीकनेस होगी, ना प्यास लगेगी, ना आपका सर दर्द होगा। प्रोवाइडेड आप दिन में 5 मिनट चलें, 5 मिनट हम्म, लेट जाएं। तो ऐसे 1 घंटा रिपीट करो। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट 1 घंटा कंप्लीटली रेस्ट ले लो। हम्म, उसके बाद 1 घंटा फिर दोबारा से वॉक एंड रेस्ट करो। जो लोग ऐसे करते हैं उनको सर दर्द नहीं होता, और ओके। ना ही उनको भूख लगती है। उसका रीजन क्या होता है? जब हम्म, आप 5 मिनट चलते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के रिजर्व्स होते हैं, जी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जी। तो जब आप 5 मिनट के बाद रेस्ट करते हो तो आपकी बॉडी सरप्लस एनर्जी मोड में होती है। ओके। दूसरी चीज मेरा मानना, जो ये टेक्निकल चीज है, उसका दूसरा ये है कि आप जब चलते हो नॉर्मल, तो योर हाँ। बॉडी इज स्पेंडिंग 5 कैलोरीज पर मिनट। हम्म जब आप रेस्ट कर रहे हो तो योर बॉडी इज स्पेंडिंग 1 कैलोरी पर मिनट। हम्म तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि आप जब चल रहे हो तो जो 4 कैलोरी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स क्या है? हम्म, क्योंकि एक नॉर्मल केस में तो आपकी बॉडी 1 कैलोरी ही प्रोवाइड कर रही है। जी। अब आपका जो एनर्जी जनरेशन होता है वो कहाँ होता है? सेल्स में। या। ओके, सेल्स के अंदर आपका टोटल फ्लूइड जो होता है वो टोटल फ्लूइड का 65% के करीब होता है। हम्म सो दैट इज द मैक्सिमम फ्लूइड इन द सेल्स। हम्म अगर सेल्स में, अच्छा, सेल्स के अंदर अगर न्यूट्रिशन बढ़ाना है या एनर्जी बढ़ाना है तो सबसे आसान चीज क्या है? सेल्स में जितना फ्लूइड है वो उसको रिलीज कर दे। ओके। सेल्स से फ्लूइड इंक्रीज रिलीज करेंगे तो सेल्स में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हम्म एंड सेल्स विल बी एबल टू जनरेट मोर एनर्जी। हम्म तो उससे आपका चलने फिरने का काम हो गया। हम्म नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेक दिस स्टेटमेंट? हम्म ठीक है, हम्म, सेल्स से पानी रिलीज होता है। हाँ अगर आपने ब्लड डोनेट किया तो 400 ml गया। हाँ आपके वेट के हिसाब से आपकी बॉडी में टोटल 3 से 3.5 लीटर फ्लूइड है। हाँ आपने 10 लीटर दे दिया, दस हाँ 10% दे दिया। ठीक है, हाँ विद इन हाँ 10 मिनट्स वो आपका रिकवर हो जाता है। हाँ। मतलब फिर भी ब्लड डोनेट करने के बाद 6 महीने तो रिकमेंड नहीं होता वापस से ब्लड डोनेट वो करने का, अलग एक बात है, दिन लगता। वो अलग बात है, बट हाँ वो क्यों नहीं होता उसके पीछे साइंस है या नहीं है? 90% चीजों के पीछे कोई साइंस नहीं है। ठीक है, हाँ बट हाँ। यू डोंट फील वीकनेस आफ्टर 10-15 मिनट्स। या। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि आपका ब्लड वॉल्यूम जब भी कम होगा आपको प्यास लगेगी। हाँ परंतु आपने अगर ब्लड डोनेट कर दिया, अब सबसे पहली बात तो आपको डिहाइड्रेशन के बारे में बताया जाता है। हाँ। डिहाइड्रेशन की टोटल थ्योरी गलत है, एंड नोबडी हैज एवर वर्कड ऑन दैट। इनफैक्ट अगर आप ये डेंटिस्ट्री वगैरह में हो, आपके हाँ लिए एक बहुत यूजफुल चीज बता देता हूँ। जी, एक आदमी है वो आप अपने आप को ही ले लो। हाँ आप रोज का कम से कम 3 लीटर पानी पी रहे हो, हाँ फ्रूट भी ले रहे हो, कुछ हाँ दूध भी ले रहे हो, चाय भी ले रहे हो, सब मिलाकर आपका टोटल फ्लूइड इंटेक कुड बी क्लोज टू 4 लीटर्स। जी। अब अगर आपने 8 घंटे या 12 घंटे पानी नहीं पिया तो आपका मुंह सूखेगा, होंठ सूखेंगे। हाँ। मेरे पास कम से कम 1,000 लोगों का डाटा है। जब ओके मैं सर। उनको बोलता हूँ कि आप सिर्फ पूरे दिन में खाने के साथ सिर्फ पानी पियो, उसके अलावा कोई पानी मत पियो, हम्म
विद इन 2 to 3 days उनका सलाइवा इंक्रीज हो जाता है मुंह में। दूसरा चीज होता है हाँ। सलाइवा पतला हो जाता है, एकदम पानी जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैंने उसके ऊपर एक थ्योरी बना, एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। तो ठीक है बेसिकली सर। आपके सेल्स में जैसे ही पानी बढ़ता है तो सेल्स का एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके। You cannot survive for a long period of time without your vital organs working at an optimum level. तो बॉडी का सारे डिफेंस सिस्टम क्या इंश्योर करते हैं कि आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन है और जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है उसका गैप ज्यादा ना हो। ओके। तो आपको इमीडिएटली पुश करना है बॉडी को कि आपका जो फ्लूइड, जो न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन सेल में कम हुआ है वो पूरा होना चाहिए। हाँ। आपका पानी ज्यादा हुआ उससे कम हुआ। अब पानी को छोड़ने का एक अलग प्रोसेस है, वो इन्फ्लामेशन होता है। जैसे एंटी हिस्टामिन वगैरह लेते हो ना, हाँ। तो एंटी हिस्टामिन क्या करता है, वो फ्लूइड को इम्पैक्ट करता है और इसी तरीके से आपके स्टेरॉइड भी फ्लूइड को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब आपने फ्लूइड को ही इम्पैक्ट करना है तो आप इंटेक और इंटेक को क्यों नहीं एडजस्ट कर लेते? व्हाई यू नीड टू टेक द मेडिसिन? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आपके सेल्स में पानी बढ़ेगा तो लीवर जी। और किडनी जो है वो ज्यादा मिनरल्स को और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे। तो अगर वो ज्यादा इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। हाँ। अब आपकी जो वेन्स होती हैं उन्होंने ब्लड सप्लाई करना है सब जगह। हाँ। आपकी वेन्स का साइज क्या होता है, एक बाल की जो मोटाई होती है उसमें भी लाखों वेन्स होती हैं, हाँ। तो वो बहुत कम है। अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया तो क्या हो गया, आपकी वेन्स की सप्लाई रुक जाएगी। हाँ। सेल्स का फ्लूइड बढ़ा, सेल्स के फ्लूइड ने एनर्जी कम किया, उस एनर्जी को कवर अप करने के लिए आपका ब्लड जो न्यूट्रिशन है वो इंक्रीज कर दिया किडनी और लीवर ने। हाँ। अब वो डिलीवर होना चाहिए था आपके सेल्स में, वो डिलीवर नहीं हो रहा। सबसे पतली जो वेन्स होती हैं वो स्किन में होती हैं। तो द फर्स्ट थिंग विच विल गेट इम्पेक्टेड इज स्किन ऑलवेज। डायबिटीज में प्यास बार बार लगती है, हाँ। सबसे पहले स्किन अफेक्ट होती है। हाँ। जिसको हार्ट अटैक होता है उसके भी स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। आप दुनिया की कोई भी बीमारी हो सबसे पहले स्किन चेंजेस आती हैं। जी। तो उसका रीजन ये होता है कि स्किन इज ए कॉस्मेटिक थिंग। हाँ। स्किन में कोई डैमेज होता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता यूजली। हाँ। तो इसलिए वहां पर सबसे पहले फ्लूइड का प्रॉब्लम्स होती हैं। जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है वो वहां चला जाएगा, फ्लूइड रिटेन हो जाएगा, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। आपके जो ऑर्गेन्स होते हैं, जो वाइटल ऑर्गेन्स होते हैं, उनकी जो वेन्स होती है वो मोटी होंगी, तो दे विल गेट इम्पेक्टेड इन द एंड। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। सो दैट सीम्स टू बी द एंटायर वर्किंग ऑफ द बॉडी। तो अभी अगर आप जितना फ्लूइड को कम करोगे, आप सिर्फ खाने के साथ 200-300 ml, अभी तो आप इतना कम खाना खा रहे हो तो दूसरे 200 ml पानी पियो। 200 ml और पानी। सर अगर जैसे मेरी हैबिट है, जैसे मैं अभी 5-10-15 मिनट पहले ही पानी पी के आई थी और मुझे फिर से प्यास लग रही है। हाँ, और ऐसे मुझे लगती रहती है, मेरे को फिर बीच बीच में मुझे याद आता है पी मतलब मैं पीकर आ जाती हूँ और मेरा ऐसे गले हमेशा सूखा ही रहता जाता है। सी गला सूखने के अलावा जो स्लाइवा होता है वो गाढ़ा भी होता है, फिर वो चिपकने भी लगता है, मुंह बोलने में भी तकलीफ होने लगती है, होंठ भी सूखने लगते हैं। मेरे को है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की, अभी मैं फिलहाल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं कर रही, मैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करती हूँ। ठीक है, मैंने मास्टर्स उसी में कर रही हूँ। तो सर मेरे को 2 चीज आपने बताई, उसमें 2 चीज ऐसा मेरा पढ़ाई के अकॉर्डिंग है कि जैसे जिनको जॉगरन सिंड्रोम होता है उनका सलाइवा बहुत थिक हो जाता है। सॉरी कौन सा सिंड्रोम? जॉगरन सिंड्रोम। ओके, उसमें क्या होता है? उसमें सलाइवा बहुत थिक हो जाता है। ओके, उनके है ना सारे सलाइवा थिक होने से सारे दांतों में है ना डीके होने, केरीज होने लग जाती हैं। ठीक है, तो उनका ये उनके इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम होता है कि सलाइवा रिलीज नहीं हो पाता। ये तो बिल्कुल गलत है, इम्यून सिस्टम कुछ नहीं करता। नहीं सर, उनके है ना जो डीएनए में प्रॉब्लम होता है कि ग्लैंड्स उतना नहीं रिलीज करती हैं। मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ कि वो सब चीजें गलत है। उस चीज के गलत होने का कारण क्या है कि आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि जब आपको मुंह सूखे,
जब सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन हो, जब आप मुंह खोल के जीभ देख सकें या आंखें देख सकें या आप स्किन देखते हो, उससे अंदाजा लगाते हो वेदर पर्सन इज डिहाइड्रेटेड और नॉट। ठीक है। हम्म। जिस आदमी का सलाइवा थिक है, जी। आप उसके पानी का इंटेक बंद कर दो। ओके। पानी का इंटेक कम करने से सबसे पहले आपके सेल्स का फ्लूइड कम होगा, सर क्योंकि मैंने आज दिन तक एक ही जॉर्गन सिंड्रोम का पेशेंट देखा था जब मैं पढ़ती थी मेरे ग्रेजुएट कॉलेज में। हम्म तो उसको जॉर्गन सिंड्रोम का ऑलरेडी और भी उसको भी एक लेडीज थी जिन कुछ 50 इयर्स में, हम्म और उनको साथ में कंबाइंड में थायराइड और 2-3 प्रॉब्लम और थी। टाइम हो गया तो मुझे ज्यादा याद नहीं है। हम्म तो वो फिर उनका मेडिकेशन भी बहुत हो जाता है क्योंकि सब ऐसे कुछ थायराइड की भी चल रही है, कुछ इसकी भी चल रही है, उसकी भी चल रही है। हम्म। तो इसलिए है ना, वो कुछ मेडिकेशन भी सलाइवा थिक करती है और कुछ उनका प्रॉब्लम भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सुनो ध्यान से। हाँ सर। डायबिटीज में क्या होता है? प्यास लगती है। हाँ। द ओनली प्रोमिनेंट सिम्टम एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्स्ट या हम्म इंक्रीज सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। ठीक है। हम्म हम्म। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, डायबिटीज में जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होती है, जी। उसको 4-4 5-5 लीटर दिन में पानी पी रहा है वो बच्चा। हाँ। सो कभी किसी ने, तो उसका अब वो यूरिन भी फिर करता है बोर। हाँ। उसको पूछो कि भैया वो यूरिन करता है उसका क्या कारण है, तो उसका कारण क्या बताते हैं? क्योंकि उसकी ब्लड शुगर ज्यादा हो रही है तो वो यूरिन के रास्ते ब्लड शुगर बाहर कर रहा है हम्म टू मैनेज दैट ब्लड शुगर लेवल। हम्म। अगर वो यूरिन के थ्रू बाहर कर रहा है तो फिर उसको टाइप 1 होती क्यों है, ब्लड में बढ़ती क्यों है? दिस नो लॉजिक। वो पानी तो ज्यादा पी रहा है, रिलीज कर रहा है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, बिफोर मेकिंग ए स्टेटमेंट, जब यस मैम। फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक कॉमन आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने मेडिकल साइंस नहीं भी हाँ। किया हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन वो क्या करना कोशिश करेगा? ही विल ट्राई टू आस्क दिस पर्सन कि भैया तुम ये 4 लीटर पानी 5 लीटर पानी कब से पी रहे हो? हाँ। इज दैट नेचुरल लॉजिकल वे ऑफ एग्जामिनिंग ए सिचुएशन और नॉट? यस। दुनिया के अंदर, आप तो मेडिकल साइंस से हो, कोई स्टडी है, यू मस्ट बी नोइंग कि स्टडीज कैसे निकालते हैं। तो आप दुनिया की एक स्टडी निकाल के बता दो जिसमें ये चीज पता करी हो कि जिस आदमी को टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिस बच्चे को होती है, उसके पहले के पानी के बारे में स्टडी करी गई हो कि उसने कितना पानी पीता था वो पहले। हाँ। देयर इज नॉट ए सिंगल स्टडी। ठीक है। मेरे पास टाइप 1 वाले बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते हैं। जी। मैं ये इंक्वायर करने की कोशिश करता हूँ कि भैया जब उसको टाइप 1 डायग्नोज हुआ पहली बारी, हाँ। तो उससे पहले उसका फ्लूइड इनटेक कितना था, 6 महीने पहले, 1 साल पहले। ठीक है। और हाँ। यूजली जो पेरेंट्स लोग यूज टू होते हैं, जैसे आप साइकिल वगैरह की बात कर रहे थे ना, कि हाँ। उसी तरीके से पेरेंट जब बच्चे को ताजा ताजा होता है ना ये, तो पेरेंट्स हाँ। बहुत वरीड होते हैं एंड जी। 5-7 साल में यूज टू हो जाते हैं, दे स्टॉप हाँ। टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। तो हाँ। जब शुरू में होता है तो उनको एक एक चीज याद होती है, यार इस दिन हम डॉक्टर के पास गए थे, इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था। तो जो कंक्लूजन निकलता है 10-15 लोगों से बात करके, वो ये निकलता है कि टाइप 1 डायबिटीज को पहली बार डायग्नोज होने से कई महीने और या कई साल पहले से वो बच्चा ज्यादा पानी पी रहा था। अच्छा। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है मेरी थ्योरी की। जी। मैंने जो थ्योरी बनाया कि आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, सेलुलर फ्लूइड उतना बढ़ेगा। जितना जी। सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा, उतना हम्म ज्यादा आपको प्यास लगेगी। प्यास क्यों लगेगी? आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट ज्यादा डिलीवर कर दिए टू हम्म मेक श्योर कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन सेल्स इज ओके। हम्म। जब ये ब्लड ऑन ए रेगुलर बेसिस 24 आवर बेसिस पर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा सेल्स में, सेल्स में जी। एंट्री करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको एक पर्टिकुलर थिननेस मतलब एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी या वो चाहिए। हाँ। तो जब ज्यादा न्यूट्रिएंट लेके जाना है तो ज्यादा फ्लूइड भी डिलीवर होगा सेल्स में। हाँ। तो धीरे धीरे करके आपका ब्लड थिक होता जाएगा। ठीक है। अब आप आ जाओ दूसरी चीज पर। अभी हम्म। मैंने एक वीडियो बनाया कोरोना वायरस के ऊपर। ओके। उससे पहले कोरोना वायरस का जो सबसे मोटा सिम्टम था वो था थर्स्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ड्राई ड्राई कफ। हाँ। ड्राइनेस ऑफ माउथ ऑल्सो वाज देयर। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन गूगल कि और हम्म कौन कौन सी बीमारी है जिसमें हमारा मुंह सूखता है। हम्म। जिसके बाल ज्यादा झड़ते हैं उसके भी मुंह सूखता है,
दुनिया की कोई भी क्रोनिक कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें मुंह ना सूखता हो, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे साइनस हो, चाहे स्नीजिंग हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे बीपी हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, मतलब यू नेम इट। मैंने उसका 40 तक लिस्ट बनाया था, उसके बाद छोड़ दिया। ओके। कैंसर में भी वही होता है, कैंसर की जो मेडिसिन होती है उससे भी वही होता है, बीपी की मेडिसिन से भी थर्स्ट पड़ती है, सेंसेशन। ओके। एक आदमी 5 लीटर पानी पी रहा है, उसका मुंह सूख रहा है। दुनिया का एक आदमी दिखा दो जो 5-6 लीटर पानी पीता हो, वो 6 घंटे पानी ना पिए तो उसका मुंह ना सूखे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 6 लीटर पानी पीते हो, आप 4 लीटर पानी पीते हो, मैं आपका जो थर्स्ट सेंसेशन है ना, जो मुंह सूखता है, हाँ। 3 दिन के अंदर आपका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। आप 2 दिन पानी नहीं पियो, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप ही की इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट, जैसे अभी जैसे इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट, ओके। so that itself is enough to get me 100 Nobel Prizes, because I am addressing all the chronic diseases at the same time. आपको ओके मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 25th। सर, जैसे मेरा एक और पूछना था, ये तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है कि जब ब्लड लॉस होता है तो पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, और जैसे ही आपने पानी पी लिया तो आप तुरंत फेंट हो जाते हैं, जैसे जब बहुत एक्सेस में ब्लड लॉस होता है। सर्जरीज में जो है बहुत है ना, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, जिन सर्जरीज में, उन सर्जरीज में पानी नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया और जाता? वो उस टाइम तक मुझे रीजन नहीं पता है, पर मैंने ये बस नोटिस किया है। और जब जैसे किसी को बहुत ज्यादा हैवी ब्लड लॉस हो रहा है बाय एक्सीडेंट या फिर कुछ भी, हाँ, कोई भी सर्जरी कॉज में हो भी तो होता है। आई ऑल्सो नो, हाँ मेरे फादर का भी हुई थी सर्जरी, तो उन्होंने बोला था 24 घंटे तक पानी नहीं देना। वो जब भी होता हाँ था मुंह गीला ही करते, होंठ गीले करते हाँ, थे। सिर्फ होठ गीले करते, तो वो डिहाइड्रेशन, वो मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा था, तो वहां से मुझे वो थोड़ा बहुत वो समझ में आया था, इतना ही बात कि जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो डिहाइड्रेशन बॉडी बहुत ज्यादा, लाइक यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ अ लॉट की टू स्टॉप योरसेल्फ क्रेविंग फॉर द वाटर। सी देखो, जब आपको ब्लड लॉस होता है या कोई भी कंडीशन होती है, कंटिन्यूअसली आपके 3 चेम्बर होते हैं, 3 कंपार्टमेंट है फ्लूइड के। टोटल फ्लूइड का 10% इज ब्लड, 65% सेल्स में है, 25% सेल्स के बीच में जो स्पेस में है। आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्रिएट होगी। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए मेटाबॉलिक जो सेलुलर सेल्स के बीच का स्पेस होता है उसमें फ्लूइड चाहिए आपको। ब्लड इज ओनली अ ट्रांसपोर्टर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। ब्लड का कोई काम नहीं है, ब्लड इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। बट जो ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल होता है उसको मेंटेन करने के लिए देयर इज अ रेशो, जो मैं आपको 10%, 65 और 25 बता रहा हूँ, वो हो सकता है गलत हो, एक जगह पड़ा हुआ है, तो हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता हो, बट होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ये एग्जिस्टिंग रेशो जो भी है बंदे का, वो मेंटेन होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये समझने की है कि ये जो मेंटेन होते हैं प्रोपोर्शंस, ये कैसे होते हैं। दिस इज मैनेज्ड बाय इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। इन्फ्लेमेशन इज अ लाइफ रेगुलेटिंग सिस्टम। हम तो आपको शायद ये पढ़ाया जाता है कि इन्फ्लेमेशन इज बैड फॉर द बॉडी। हमेशा नहीं, कुछ कंडीशंस में जब वो अपने खिलाफ ही इम्यूनिटी का काम करने लगती है। नहीं, वो गलत है। आपकी हर प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय इन्फ्लेमेशन। आप सांस लेते हैं वो भी आप, मतलब द मोमेंट अ पर्सन टेक्स बर्थ, और इवन जब कंसीव भी होता है तो भी उसके इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सेल्स को पानी रिलीज करना है, वो पानी रिलीज करते जा रहे हैं। आफ्टर सर्टन स्टेज ऑफ रिलीजिंग द वाटर, इन्फ्लेमेशन सेट्स इन एंड वो सेल्स को फर्दर पानी लूज करने से बंद कर देते हैं। आप 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हो, आपका जो मेटाबॉलिक, जो हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है कि एंटीबॉडीज रिलीज होती है, सब बेकार है। वो सब बेकार चीजें हैं। एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं एंड ऑल दैट, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड। जैसे एंटी हिस्टामिन भी लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के हिस्टामिन रिलीज होते हैं, उस कंडीशन में नहीं होने चाहिए, तो उस ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ओके, एक्जिमा इज व्हाट? ये ऑटो इम्यून सिस्टम डिसीज। ऑटो इम्यून, हाँ, और अपनी बॉडी हिस्टामिन रिलीज करने लगती है इन्फ्लेमेशन साइड पे। मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई
कि अभी तक हम मानते हैं अगर मुंह सूख रहा है, अगर प्यास लग रही है, आपने जो कंडीशन बताई ना एक्सेसिव थिक सलाइवा की, हाँ उसके अंदर आपको शायद आपने देखा उसकी मेडिसिन भी होती हैं। हाँ उस मेडिसिन के ऊपर जाके देखो, साइड इफेक्ट जाके देखो और इफेक्टिवनेस देखो, दीज आर नॉट वेरी इफेक्टिव। हम्म मैंने आपको सिंपल सी चीज बोली, आप हम्म 4 लीटर पानी पीते हो, आप हाँ सिर्फ एक दिन के लिए खाने के हाँ साथ 200 ml पानी पियो, 3 बार हाँ आप खाना खाते हो, 3 बार खाना खाओ, हाँ फ्रूट्स वगैरह छोड़ दो, दही हाँ दूध कोई भी चीज जो फ्लूइड के इक्विवेलेंट हो सारी चीजें हाँ बंद कर दो, सॉलिड फूड रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, हाँ हाँ और जितना खा सकते हो उतना खाओ, कोई कम नहीं छोड़ना, ठीक जी है। और हर खाने के साथ साथ आपने खाना शुरू किया, आपने एक रोटी खाई, 2-3 जी घूंट ले लिए, एक रोटी खाई 2-3 घूंट ले लिए, खाने के साथ साथ पानी खत्म कर दो। जी ये करने के 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक जी आपके मुंह में सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा और पतला हो जाएगा एकदम। और आपको भी पता है डेंटिस्ट्री में जो हाँ दांतों में डीके होता है, जो गम्स का डीके होता है, सलाइवा थिक होने की वजह से। हाँ, जैसे ही आपका सलाइवा ठीक हुआ आपकी सारी प्रॉब्लम्स दांतों की खत्म। हम्म और इसके अलावा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, आप जितना मर्जी मेडिसिन दे लो, जो मर्जी कर लो, और ये वाला सिस्टम जो है तो हाइड्रेशन सर ड्रिंक। ये जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल है आपकी, जो आपने ब्लॉग लिखा था, ये है ना फिर लाइफ में ऑल टाइम ही चलेगा? जैसे कि आप दूध जिस दही ये समय कोई लेना। पैदा होता है उसका हाँ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन चालू हो चुका होता है, हाँ हम उसको फोर्सफुली एल्टर कर रहे हैं। आप रात को हाँ पानी नहीं पीते नॉर्मली, नॉर्मली 10 बजे बंदा सो जाता है, हाँ 8 बजे तक खाना पीना कर लेता है, हाँ 8 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक जब तक वो फ्रेश होने नहीं जाता तब तक वो कंप्लीट डिहाइड्रेशन पर होता है, ना पानी ना खाना ना कुछ हाँ और मोशन वगैरह उसी समय जाते हैं ज्यादातर लोग, 80-90%। हाँ तो इसका मतलब है कि हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इज पार्ट ऑफ द लाइफ। हाँ अब होता क्या है कि हमारे सोने का टाइम चेंज हो गया, हाँ हमारे फ्लूइड्स में बहुत सारे बेवरेजेस आ गए, चाय आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ गया, छाछ आ गई, दूध आ गया, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई, हाँ और हर आदमी मार्केट करने के लिए कहता है इसका ये फायदा, इसका ये फायदा, इसका ये फायदा, जबकि किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, हाँ ठीक है। अब आपको एक स्टडी आई थी कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले, इट सेड कि जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं विच क्लेम्स की इसमें ये मिनरल्स हैं, ये सब चीजें हैं जो कि स्टेमिना को बढ़ाते हैं, जी वो ये कहते, स्टडी ने ये बोला कि जितने भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव एनर्जी ड्रिंक ले लो, हाँ दे आर ऑल इक्वल टू और लेस देन 1 स्पून ऑफ शुगर। आप एक चम्मच चीनी खा लो, वो हम्म जितना स्टेमिना देते हैं दुनिया का कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं देता उतना। सो दिस हम्म इज ओनली मार्केटिंग। हाँ आप इंडस्ट्री में हाँ हो, टूथपेस्ट है कोलगेट, हाँ हाँ कोलगेट क्या चीज नहीं बेचता, नीम, सॉल्ट, हर्बल, हाँ तो सर जितना, डेंटिस्ट्री में रियल वर्ल्ड में कोई कोलगेट को रिकमेंड भी नहीं करता ना। कभी हॉस्पिटल में कोलगेट वाला आता है कि भाई सी आई एम हमारा नॉट कोलगेट टॉकिंग अबाउट पेशेंट दैट, है। आप कोई सा भी ले लो ब्रांड, हाँ एवरीबडी सेलिंग एवरीथिंग, हाँ ठीक है ना। तो उसको रिकमेंड ना करने के बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि वो वही चीज बेचते हैं जो कस्टमर मांगता है। हाँ परसेप्शन है, एक गांव के लोग कहते हैं जी नीम से दातुन करनी चाहिए तो नीम डाल दी, हाँ वो हाँ कहते हैं जी जब दांत सड़ जाते हैं तो नमक और सरसों के तेल लौंग। से करना चाहिए हाँ तो नमक डाल दिया, लौंग का बोला तो लौंग डाल दिया, तो उनको हर चीज बेचनी है। जो आपने अभी ग्रीन टी वगैरह का बोला, हाँ क्या होता है कि चाय बुरी होती है तो बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे लोग बोलने लगे चाय का क्या नुकसान है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। हाँ एक तरीका तो है कि ये काउंटर करें, स्टडीज करें, नुकसान हम्म तो होते हैं, हाँ तो ये क्या करेगा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को कोई लेना देना नहीं किसी की हेल्थ से, वो क्या करेगा, ग्रीन टी निकाल दिया, एक नॉर्मल टी 100 रुपए की बिकती है, ग्रीन टी को 200 रुपए की कर दी, कॉस्ट उसकी हाई नहीं होती है। वो एक हाँ नया आइटम निकाला, तो जो आदमी ऑब्जेक्ट करता है वो कहता है जी तू ये मत ले, ये ले ले, जी वो आ गई तो हर्बल टी आ गई। अरे इन जी सब की जरूरत ही क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, वाई डू हम्म। यू नीड एनीथिंग एट ऑल, वो ये तो कभी सर नहीं वो कहता। मिल्क और ये चाय और ये तो अपन ने अपने बाद में लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कि भाई थोड़ा फ्रेशनेस के अकॉर्डिंग बना लिए। सी, डज इट गिव फ्रेशनेस और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। अब कोई आदमी अल्कोहल नहीं लेता, जब वो अल्कोहल लेता है ही फील्स बेटर और नॉट, अगर 1-2 पैग लेता है तो हाँ डेफिनेटली, फील्स बेटर लाइक।
His thought process बंद हो जाते हैं. He नहीं 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 tends to नहीं sleep नहीं नहीं more. नहीं, थॉट प्रोसेस वगैरह कोई बंद नहीं होती, बहुत शार्प हो जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट इन मॉडरेशन. Okay, in moderation तो हाँ सब चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, कोई हाँ नहीं होता. हाँ. और वो क्या करती है, डिहाइड्रेट, यूरिन हम्म आउटपुट बढ़ाती है और कुछ नहीं हम्म करती. हाँ. इसी तरीके से जितने भी बेवरेजेस की आप नाम ले लो, और फिर आप रोज के रोज दारू पीना शुरू कर दो, रोज एक पैक लेना शुरू कर दो. हम्म 3 महीने बाद पता चलेगा जी कि दारू ना लेने के बाद आपकी हालत वही हो जाती है जो पहले आपकी दारू, मतलब दारू शुरू करने से पहले जो हालत थी, अब आपकी हालत दारू लेने के बाद वैसी होती है. जितनी एनर्जी लेवल आपका था 6 महीने हम्म पहले विदाउट एल्कोहल, आप अब हाँ एल्कोहल एक एक लेके वैसी रहती है, तो वो इंक्रीज होने लगता है अमाउंट. हाँ मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ. देयर वाज ए पर्सन जो आधी बोतल रोज पीता था. हाँ. ही गिव अप एल्कोहल. हम्म तो वो मेरे से कांटेक्ट में था फॉर हिज हेल्थ इश्यूज. जी. सो एक दिन उसका, मैंने रामदेव का एक महीने के आसपास जब कोरोना चल रहा था ना, तो उसका जी. एक प्रोग्राम आया था वेर ही क्लेम दैट ही कैन होल्ड हिज ब्रीथ फॉर 2.5 minutes, हाँ 2 minutes 30 seconds. हाँ हाँ. सो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो बट मुझे था कि शायद मैं भी अच्छे से होल्ड कर सकता हूँ, तो मैंने ट्राई किया, तो 2 minutes 35 seconds मैंने कर लिया विदाउट ओके एनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विदाउट एनी प्रैक्टिस और एनीथिंग. ठीक है. ओके. सो मैंने वो डाला, तो उसने भी देखा वो वीडियो. जी. तो ही सेड कि मैंने ट्राई किया, मैं 30 seconds के लिए ही होल्ड कर पा रहा हूँ. ओके. सो फिर एल्कोहल वगैरह के बारे में बात हुई, तो ही सेड कि मैंने लास्ट एल्कोहल लिया था 21 दिन पहले, और साल पहले मैंने छोड़ दिया. अब मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने दोबारा से लिया था एक बारी. हाँ तो मैंने कहा एल्कोहल डिहाइड्रेट करता है, और जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग का जो स्पेस होता है, जो उसका डीपनेस होती है, वो बढ़ जाती है. हाँ. तो मैंने उसको कहा तुम ऐसे करो 3-4 पैक पी लो. रात को हम्म 1:30-2 बजे उसने मैसेज भेजा कि मैंने जी. 45 ml के 4 पैक लिए, मतलब 180 ml, विच इज वेरी हाई. हम्म उसके बाद उसने ब्रीथ होल्ड किया तो 1 मिनट 30 सेकेंड. जी. अगले दिन उसने किया ड्रिंक करके एक जी. मिनट 40 सेकेंड. ठीक है. ओके. हाँ. नाउ आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द फ्लूइड इन योर बॉडी. हम्म आपको कोल्ड एंड कफ जो भी होता है, दैट इज बिकॉज आपके सेल्स में फ्लूइड ज्यादा है. और एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल सारी चीजों को काट के सीधा सेल तक पहुंचता है, हम्म लीवर को क्रॉस करता है, वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है. बट हम्म दैट इज द फास्टेस्ट थिंग विच कैन रीच योर सेल्स. हम्म डायबिटीज के केस में मैंने बहुत स्टडी किया है, डायबिटीज के केस में सेल्स में फ्लूइड एक्सेसिव होता ही है, और उस समय लोगों को बहुत प्यास लगती है. अभी मेरे कोई रिलेशन में है, उसका numbers were coming to 450 and above शुगर के हम्म at a very young age of 25 years. जी. Now he was saying कि अगर मैं पानी नहीं पीऊं मेरा दिमाग घूमने लगता है, एंड 5 लीटर से ऊपर पानी का इंटेक और खटाखट करके पिए जा रहा था. एंड he जी. said कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है अगर मैं नहीं पीता तो, और हम्म अदरवाइज भी वीकनेस बढ़ गई, नींद आने लगी. जी. 2 दिन तक उस, एंड ही न्यू कि आई ऑलवेज टॉक अबाउट हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, तो उसने पानी कंट्रोल करने की कोशिश करी, नहीं हुआ उससे. हम्म अल्टीमेटली मैंने कहा तू एल्कोहल, वो भी एल्कोहल लेता था, तो मैंने कहा हम्म तुम एल्कोहल लो अच्छे से, काफी दिन हो गए तुमको लिए हुए, उसको 15-20 दिन से ऊपर हो गए थे. जी. एल्कोहल लेते ही 125 पॉइंट कम हो गई शुगर, और उसके अगले दिन से उसने अपना फ्लूइड कंट्रोल भी कर लिया. हम्म सो ये जो चीजें हैं एक्चुअल, अगर आप पब्लिक हेल्थ में हो तो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी वर्कड ऑन. ये ड्रग्स व्रग्स सब बेकार की चीजें हैं. अगर आप मेरा बेसिक थ्योरी देखोगे, the only way of making an alteration and perfect alteration in your blood हम्म and in your cells is hydration dehydration system. Either some of the minerals are in excess or some are in shortage. और ये जो रिलेशंस होते हैं, यू ऑल्सो नो कि अगर आपने सोडियम बढ़ाया तो पोटेशियम को क्या होगा, पोटेशियम बढ़ाया तो उसको क्या होगा, सबका आपस में एक रिलेशनशिप होता है. जी. योर बॉडी डज नॉट नीड एनी मिनरल इन एब्सोल्यूट टर्म्स. हर चीज रिलेटिव है. रिलेटिव का मतलब क्या है कि अगर आपके बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है तो इट हाँ. विल गवर्न कि आपका सोडियम कितना होगा. हम्म सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, कोई भी आइसोलेशन में नहीं है. और आपकी किडनी और लीवर दोनों के दोनों इस प्रोपोर्शंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, और हम्म मेडिसिन इसको रोकने का काम करती है.
तो अगर आप हम्म, अपने फ्लूइड इनटेक को वेरी करते रहोगे, कम ज्यादा करते रहोगे, तो जी। यू विल ऑलवेज मेंटेन ए परफेक्ट हेल्थ। तो ठीक है। सर ये इसमें हम कुछ चीजें जो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते लाइफस्टाइल से, जैसे मिल्क हो गया। क्यों नहीं कर सकते? मिल्क की जरूरत ही नहीं है बॉडी में। मिल्क की क्या जरूरत है? मैं आज की डेट में अगर आप मेडिसिन सिस्टम को देखते हो, द फर्स्ट थिंग फॉर एनी ऑटोइम्यून सिस्टम प्रॉब्लम इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सारे खत्म कर दो। मिल्क आपका आपके ख्याल से क्या काम करता है? हड्डियां ठीक करता है। सर कैल्शियम का सोर्स है, और दही है तो ओके, वाई विटामिन डू बी यू नीड ट्वेल्व कैल्शियम? भी वाई है। डू यू नीड कैल्शियम? सब बोन्स के लिए, अपने कई सारे जो नर्व चैनल्स में भी कैल्शियम, जैसे सोडियम और पोटेशियम नर्व चैनल में काम करता है, कैल्शियम भी करता है ऐसे। हु टेल्स यू? मेडिकल साइंस। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, आज से 15 साल पहले आई हैड सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। ओके। मैंने एक टेस्ट कराया, टेक्सा स्कैन। उस टेक्सा हम्म। स्कैन का रिजल्ट देने के लिए मेरे को बाहर भेज दिया, मेरी वाइफ को बताया। हम्म। इट वॉज सीवियर osteoporosis एंड फॉर लाइफ आई was told to take calcium and vitamin D3। हम्म। मैं कार का दरवाजा भी बंद करता था, अंगूठा जरा सा उसके डोर को, मतलब उसकी बॉडी को लग जाता था, तो मेरे को हफ्ता भर दर्द होती थी। मैं जी। सुबह 11 बजे 12 बजे सो के उठता था, बहुत पेन होती थी सब जगह। हम्म। 6 महीने तक मैंने इसको ऑन ऑफ करके देखा, कभी कैल्शियम लिया, विटामिन D3 लिया, कभी छोड़ा कभी लिया, कभी छोड़ा कभी लिया। 3 दिन जी। काम करता है कैल्शियम। उसके बाद फिर दोबारा से प्रॉब्लम होने लगती है। एक्सरसाइज करने का लिखा था, एक्सरसाइज करके देखा, तीसरे दिन बुखार हो जाता था। जबकि मैं बचपन से बहुत एक्सरसाइज खेलता था ना, 6-6 घंटे डेली का मेरा एवरेज होता था। नॉट पीक, एवरेज होता था 4-5 घंटे, तो मिनिमम खेलना ही खेलना है। अच्छा। एंड एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट, एक तो स्विमिंग भी है उसमें, बैडमिंटन भी है, टेबल टेनिस भी है, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, हॉर्स राइडिंग भी है, एवरीथिंग वाज देयर। ओके। इस सब के बावजूद जब ये कंडीशंस हुई, तो इवन नॉर्मल जॉगिंग करना है, 10-15 मिनट करना है, उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। दूसरे तीसरे दिन, एक दिन कर लिया, दूसरे हम्म। दिन तक इन्फ्लेमेशन होती, तीसरे दिन बुरा हाल हो जाता था। ओके। मैंने कैल्शियम और विटामिन D3 बिल्कुल बंद कर दिया 6-8 महीने लेने के बाद। जी। बाकी जितनी भी चीजें सजेस्ट करेगी वो सब किया, हम्म। नथिंग वर्कड। धूप का एक्सपोजर, मैं शॉर्ट्स पहन के छत पर बैठ जाता था गर्मियों में भी, धूप में, जितने आपके यहाँ पर धूप है ना, दिल्ली में भी होती है, तो हाँ। शॉर्ट्स में 11 बजे 12 बजे 1 बजे छत पर बैठे हो तो आपकी स्किन जल जाती है आधे घंटे में। जी। सब कुछ किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली सब बंद कर दिया, कैल्शियम वेल्शियम सब बंद कर दिया। आज की डेट में माई बोन्स आर बेटर देन दीज वर एट द एज ऑफ 20 years ऑफ एज। नो ऑस्टियोपोरोसिस, नो अदर बोन इश्यूज। आई वुड से ओके। मेरे बच्चों से भी कुछ सेंस में मेरी बोन्स आर बेटर। सो ओके। ये जो परसेप्शन है बोन्स के लिए कैल्शियम काम करता है, इट्स ए यूजलेस थिंग। आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं, हम्म। बॉडी हर चीज अपने आप से मैनेज करती है। 66% of the minerals in the body are auto generated with the help of हम्म। other things। ओके। तो ये सेल्फ रेगुलेशन बहुत मेजर है। ये 66% बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट द साइंस इज सेइंग। मे बी इट इज 90%, मे बी वी डोंट नो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके। अब आपको मैं बताता हूँ कोरोना वायरस का। हाँ। कोरोना वायरस में मरने की वजह सिर्फ एक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, सेंस ऑफ टेस्ट, हम्म। सेंस ऑफ स्मेल। हम्म। ठीक है, ये प्रोमिनेंट हो गए थे थोड़े दिन पहले। हम्म। आज कोरोना वायरस दिसंबर से पहले तो नहीं था। नहीं। आज से 2 साल पहले आई हैव ऑलरेडी रिटन एट हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस कि जब आप खाने के साथ पानी पीते हो, सेंस ऑफ टेस्ट इंप्रूव्स 100 times विद इन 10-15 days। हम्म। सेंस ऑफ स्मेल के बारे में भी मेरी नोटिंग्स हैं आज से 3-4 साल पहले की, मेरी ब्लॉग में। ओके। स्लाइवा का मैंने आपको बता ही दिया। हाँ। 1000 से ऊपर लोग होंगे जो इसका सपोर्ट करेंगे कि 5 लीटर की जगह जब आप आधा लीटर पानी पीते हो, हाँ। क्योंकि आधा लीटर पानी पीने से क्या होता है, वो खाने के साथ साथ पीना है। जितना भी पानी आप खाने के साथ पियोगे वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, गो टू द लीवर एंड किडनीज। ओके। तो वो अगर आपका ब्लड वॉल्यूम आपका 3 लीटर है, जी। आपने 600 ml पानी पिया, 600 में से 400 ml भी अगर आपके ब्लड में चला गया, तो आपकी ब्लड वॉल्यूम तो एक ही दिन में पूरी हो गई। जी। और द मोमेंट ब्लड वॉल्यूम इज कंप्लीट, आपका स्लेवा खत्म, स्लेवा इंक्रीज हो गया।
हम्म, ठीक है। दूसरा, आपका सेल्स का फ्लूइड ज्यादा था जिसकी वजह से एनर्जी लेवल कम था आपका। जी, सेल्स में पानी पहुंचा ही नहीं, सेल्स का पानी कम हो गया तो सेल्स का भी रेशियो एडजस्ट हो गया। ओके, तो जिसको डायबिटीज होती है वो भी 3 से 5 दिन के अंदर उसका स्लेवा इंक्रीज हो जाता है। हाँ, बाद में उसको इश्यूज आने लगते हैं, तो वी नीड टू वर्क फर्दर ऑन दैट कि वो इश्यूज क्यों आ रहे हैं। वो इश्यूज का बेसिक रीजन क्या होता है, हमारी बॉडी इज ट्यून्ड अप इन सच ए मैनर कि आप जिस स्टेट में हो हेल्थ के, योर जी, बॉडी फोर्सेज यू टूवर्ड्स दैट स्टेट ओनली। हम्म, अगर आपके सेल्स में ज्यादा पानी है तो थोड़े दिनों के बाद आपने इसको मैनिपुलेट कर भी लिया, थोड़े दिनों बाद आपकी बॉडी उसी को पुश करेगी, क्योंकि आपका पूरा जो सिस्टम होता है इन्फ्लेमेशन के थ्रू जो कंट्रोल होता है वो उस हम्म, तरीके का बन चुका होता है। तो जो भी ओके, चेंजेस होता है वो 2-3 दिन होता है, फिर वो इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है दूसरी तरफ की। अगर आपके सेल्स में से फ्लूइड निकल के ब्लड में आना है, जी, टू मेंटेन दैट ब्लड वॉल्यूम, जी, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इन्फ्लेमेशन। हाउ डू आई नो दैट? आप वॉक एंड रेस्ट कर, जैसे आपने वॉक एंड रेस्ट पढ़ा, दैट इज द मेजर थिंग इन माई दिस थिंग। हम्म, एसाइटिस में आपको पता है क्या होता है? पेट में पानी हाँ, भरने लगता है। हाँ, एसाइटिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप डायबिटिक देते हो, 2-4 साल सर्जरी, चला देते हो बंदे को। हाँ, तो एवरेज है कि विकीपीडिया के अकॉर्डिंग 50% पीपल डाई विद इन 2 years। हम्म, तो कुछ लोग 5 साल 10 साल भी जी जाते होंगे, पर एवरेज इज दैट। हम्म, मेरे पास 2 पेशेंट आए, मैंने दोनों का एसाइटिस 1 महीने में ठीक हो गया। ओके, जब आप 5 मिनट वॉक करते हो तो अभी मैंने बोला कि सेल्स विल रिलीज द फ्लूइड, हाँ, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगी, फर्दर लॉस ऑफ फ्लूइड विल बी स्टॉप्ड। बिकॉज अगर वो जी, अनरेस्ट्रिक्टेड हो, आप 5 घंटे चल रहे हो, 5 घंटे तक सेल्स फ्लूइड छोड़ते रहेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेम होकर खत्म हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हीट पैदा जी, करेंगे ना वो, जी, तो वो खत्म हो जाएंगे, तो दैट विल बी ए मेजर डैमेज। तो बॉडी क्या करती है, उसको इन्फ्लेम कर देती, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी सेलुलर लेवल, फर्दर फ्लूइड रिलीज विल बी स्टॉप्ड। ओके, हमने उसमें 5 मिनट के रेस्ट डाल दिया कि आप लेट गए 5 मिनट, तो वो हम्म, इन्फ्लेमेशन जो 5 मिनट वॉकिंग की वजह से होती है वो रिवर्स हो जाती है बिकॉज ऑफ रेस्ट। हम्म, 5 मिनट बाद जब दोबारा चलते हो तो वो सेल्स फिर दोबारा से फ्लूइड रिलीज करने लगते हैं। हम्म, एंड हाउ डू वी नो दैट? जब आप किसी को ये कराते हैं तो उसको, अगर वो पूरा दिन पानी नहीं पी रहा तो भी उसको यूरिन आउटपुट मेंटेन रहता है। एसाइटिस में क्या होता है, डायरेटिक देके यूरिन का आउटपुट बढ़ाना पड़ता है, और वॉक हम्म, एंड रेस्ट करके ऑटोमेटिक बनता है। तो मैंने इन पेशेंट्स के डायरेटिक भी बंद करा दिए। ओके, डायरेटिक बंद करने के बाद भी यूरिन आउटपुट बढ़ता रहता है। ठीक है। हाँ, सो आपका जो सबसे पहली चीज है कि आपका स्लाइवा शुड इंक्रीज। हम्म, तो अगर आप फास्टेस्ट तरीके से चलना चाहते हो तो उसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप खाने के साथ पानी पियो 200 ml। पहले दिन जी, प्यास लगेगी, दूसरे दिन करीब करीब ठीक हो जाओगे शाम तक, तीसरे दिन पूरे ठीक हो जाओगे, मुंह में स्लाइवा बढ़ जाएगा और स्लाइवा पतला हो जाएगा, एकदम पानी जैसा हो जाएगा। ओके, अब आप पानी के बिना रह सकते हो। 4th डे में क्या करो, पानी के इंटेक को 3 लीटर ले जाओ। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे पानी 0 कर दो, एक बूंद भी पानी मत पियो, खाना पूरा खाओ पेट भर के। ठीक है। ओके, उसके हाँ, बाद आप खाने के साथ पानी जो पीना है बस उसको मेंटेन करो, या खाने से 1 घंटा पहले वाला पानी पीना शुरू कर दो। हाँ, और स्लेवा को मेंटेन करो, स्लेवा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। बीच बीच में ओके, थोड़ी देर के लिए मुंह सूख भी जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि मुंह सूखने का मतलब है कि आपका जो न्यूट्रिएंट डिलीवरी करने का सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है। अगर स्लेवा 24 के 24 घंटे आपका बढ़ा हुआ है हम्म, तो इसका मतलब आपका जो ऑस्मोसिस सिस्टम है वो काम करना छोड़ दिया। अब ओके, आपका ब्लड जो है वो जो ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट वो नहीं कर पा रहा। हम्म, तो इसलिए कम हम्म, और ज्यादा दोनों को मेंटेन करना है। अगर आपको ठीक है, स्लेवा बढ़ाना है, खाने से पहले पानी पीना शुरू कर दो। हाँ, सॉरी, अगर स्लेवा कम करना है तो जब एक्सेसिव लगे, जब आपको लगे कम हो रहा है तो खाने के साथ पानी की क्वांटिटी को फिक्स कर लो। खाने के साथ अगर आप 1 गिलास की जगह 3 गिलास हाँ, पानी पियोगे तो भी एक्सेस स्लाइवा विल नॉट बी देयर, तो वो भी सेल्स में ज्यादा जाएगा, क्योंकि देयर इज अ स्पीड एट विच द फूड शुड पास थ्रू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर वो ज्यादा हम्म, स्पीड से पास करेगा तो मोस्ट ऑफ द वाटर विल बी कैरिड टू द लार्ज हाँ, इंटेस्टाइन। हाँ, आपका पानी जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्ब करती है, स्मॉल भी करती है। हम्म, अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा तो आई हैव अ फीलिंग कि वो हम्म, या तो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उस फ्लूइड को बढ़ा देती है, और अल्टीमेटली दैट इंक्रीज द फ्लूइड इन द सेल्स। कुछ हम्म, ये सेल्स में और सेल्स के बीच के जो फ्लूइड है उसका मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है, जी, बट ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि जो खाने के साथ पानी पीते हैं और हम्म, रीजनेबल क्वांटिटी पीते हैं, जैसे
किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो जी। डॉक्टर छूटते ही क्या करेगा, फ्लूइड इनटेक बढ़ा दो और हाँ। ये बढ़ा दो, क्या कहते हैं जो इसमें पानी और शुगर और सॉल्ट वो होता है सॉल्ट। हम्म। तो एक लेडी का फोन आया 27-28 साल की, उसको बॉडी पेन हो रहा था, ब्लड प्रेशर बस 80/50। जी। सारे टेस्ट हो गए, थायराइड वायराइड सब करा लिए, सब KFT LFT सब हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अल्टीमेटली फ्लूइड बढ़ा दो। तो मेरी हम्म। बात हुई तो मैंने कहा कि भाई आप खाने के साथ कितना पानी पीते हो, तो इट केम आउट खाने के 1 घंटे के बाद या खाने के साथ साथ शी वॉज टेकिंग 3 ग्लास ऑफ वाटर, खाना सिर्फ 1 या 2 रोटी। जी। तो उसको बोला कि तुमने 3 ग्लास नहीं पीना, तुमने 1 ग्लास से ऊपर नहीं पीना, और उसके बाद भी नहीं पीना प्यास लगे तो। सुबह जी। तक ब्लड प्रेशर 15-20 पॉइंट बढ़ गया, 108/68 का कुछ ऐसे हो गया, 100 से ऊपर हो गया और वो 68 तक पहुंच गया। ओके। सो ये जितना भी मैकेनिज्म है जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो ऑथेंटिक पेपर ऑन हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट सिम्टम कि उसका मुंह देखो, वो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको जी। डिहाइड्रेशन इस रूटीन में जाते ही वो ठीक हो जाती है चीजें। हम्म। ठीक है। तो जी। आपको एक्जिमा ठीक करना है, जो मेरे एक्जिमा के पेशेंट 101% ठीक हो गए और कई साल से ठीक है आज। ये ओके। रिलैप्स होता है, हाँ। ठीक है, बट हाँ। रिलैप्स होने की जितनी फ्रीक्वेंसी तेज होगी उतना परमानेंटली ठीक हो जाता है। और अब जैसे पहली बार शुरू किया हमने हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का सिस्टम, तो ये हम्म। 10 से 15 दिन ले जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम होगा तो जैसे ही आपको सिम्टम आना शुरू है उसी दिन डिहाइड्रेट कर दो, और ओके। सिर्फ डिहाइड्रेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो जिस हाँ। दिन डिहाइड्रेट करोगे उसके 24 घंटे में फिर ठीक हो जाओगे। ओके। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है ये, और हाँ। एक्सेसिव हाइड्रेशन से भी हो सकता है। तो उसका एक दूसरा थंब रूल होता है, अगर आपको कुछ इस तरीके से दोबारा रिलैप्स करता है, तो मान लो उस समय आपका पानी का इंटेक कम है तो बढ़ा दो एकदम से। हम्म। उसका दूसरा एक और थ्योरी बनाया हुआ है, पानी कभी भी कांस्टेंट तो लेना नहीं चाहिए, रोज चेंज करते रहना चाहिए, रोज या एवरी 2-3 डेज और एवरी वीक। ओके। दूसरी चीज होती है कि इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज कैसे होगी। जी। जब हम पुशअप्स करते हैं, आर्म्स या लेग्स की मसल करते हैं, तो हमारे हाँ। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जी। इस रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ब्लड सप्लाई हम्म। बढ़ती है उन टिश्यूज को, हम्म। वो ब्लड ज्यादा न्यूट्रिशन को लेके जाते हैं। जी। अब एक आदमी पुशअप कर रहा है, उसने 100 कर दिए एक साथ, तो जी। क्या हुआ, 100 बारी ब्लड गया, 100 बारी ब्लड बाहर निकला, 100 बारी ब्लड गया बाहर निकला। जी। तो क्या वो 100 गुना न्यूट्रिएंट्स को अंदर डिलीवर कर पाएगा? सेल्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। हम्म। तो मेरी समझ कहती है कि 2 से 4 से ज्यादा रिपीट मारने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप 100 करोगे तो कोई फायदा नहीं है, मसल्स टीयर अप होंगे, टीयर अप होने के बाद स्कार टिश्यूज बनेंगे, स्कार टिश्यूज का स्ट्रेंथ कम होगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, और कोई फायदा नहीं है। किसी को करना है वो हर आधे 1 घंटे के बाद 2 पुशअप कर ले, ही विल हम्म। गेन मच मोर मसल देन और स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। सो ये जितने भी कंसेप्ट है, एवरी कंसेप्ट कैन बी चैलेंज्ड। तो आप ये सोच के कभी लाइफ में मत पढ़ो कि जो पढ़ हम्म। लिया वो फाइनल है। अगर वो फाइनल होता तो आप इतने लोगों को साइंस में इसमें करने की जरूरत ही नहीं थी, ना इतने लोग हाँ। बीमार पड़ते। जी। दिस ए वेरी वेरी बिग मेस सो फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। अब आप एक काम करो, आपको ये जी। ठीक करना है तो आपको हफ्ते में ठीक हो जाएगा। आप आज जैसे बताया 2-3 दिन के लिए पानी सिर्फ 200-200 ml खाने के साथ पियो, ठीक है। एंड देन जैसी स्लाइवा इंक्रीज हो आपका, मेरे को एक बार इन्फॉर्म करो। ठीक है। तो आपसे बातचीत होगी तो मेरी दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, तो मैं उसका भी एक, आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट कि ये जो मेडिकल काउंसिल को बंद किया जाए जो ये कोरोना वायरस के लिए कर रहे हैं, ये हम्म। प्रोटोकॉल ही गलत है। गर्म पानी पियो, गर्म पानी क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करेगा। हम्म। आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्पेज्म चाहिए, मसल्स और टिश्यूज को, सेल्स को स्पेज्म चाहिए, वो ओके। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों चाहिए। गर्म पानी पीते रहोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन तो खत्म हो रिलैक्स। जाएंगे, उसकी हाँ, स्ट्रेंथ खत्म हो रिलैक्स। जाएगी, हम्म। वो खत्म होगी तो आपका इम्यून सिस्टम खत्म। हम्म। आपकी पूरी बॉडी तो, आपको सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं फील होते, जी। बट कहीं ना कहीं तो होता है ना, तभी तो आपका मतलब फ्लूइड एक्सचेंज होता है, सेल्स में आता जाता है, हाँ। आपका हार्ट बीट करता है, हार्ट हाँ। जो ब्लड को पंप करेगा, तो कहीं ना कहीं तो सेल्स में जाएगा, कहीं तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता ही है ना, जी। हार्ट का भी होता है, तो हाँ। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट हाँ। ऑन दैट। जी। वो इतना माइनर होता है कि हमें फील नहीं होता, बट इट इज देयर। सेम चीज थायराइड वगैरह, तो ये जो थ्योरी है यूजली सब चीजों के ऊपर काम करती है, कुछ चीजों का
क्लैरिटी नहीं है। अगर किसी को 10 साल से ब्लड शुगर की दवाई ले रहा है तो उसका ब्लड शुगर की दवाई पहले दिन बंद करके 5 से 7 दिन के अंदर उसकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है, पानी को रेगुलेट करके। ठीक है, 25 मैं एक अप्रैल बार ट्राई करके देखूंगी। एक्चुअली सर मैं भी रिसर्च पेपर लिखती हूँ, मेरा भी कोरोना पे मैं लिख रही हूँ तो आप मेरे अभी। को जरूर उसमें वो क्या कॉरेस्पोंडेंट बनाते क्या बनाते हैं, तो मेरा नाम सर जरूर डालिएगा, अपना नाम मत डाल दीजिए अकेले। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब जरूर उसमें हमारे लिखना पड़ता है कि हम मुझे ये रेफरेंस इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है पेपर पब्लिश करने के लिए। तो बिना रेफरेंसेस के कभी पेपर पब्लिश नहीं हो सकता है। देखो आप को जो मैं मेरी भी कुछ लोगों से बात होती है जो पेपर्स वगैरह करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो अभी रिसेंटली मेरी बात हुई थी तो दे सेड कि इवन इफ यू आर स्टडिंग ऑन 1% तो वो भी आप हम्म। रिपोर्ट कर सकते हो। आप कौन से पेपर हाँ में लिखोगे, जर्नल में? सर, अभी तो मेरा अभी मैं फिलहाल तो मेरे पास 2-4 जो मेरे पास प्रोजेक्ट पड़े हैं मैं वो लिख रही हूँ। हमें फिर हमारे जो ऊपर मेंटर्स होते हैं हम्म। उनको हम देते हैं, फिर वो हमारा उस पे है ना एक पूरा इंटरव्यू लेते हैं। उसको फिर पूरा चेकआउट होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये कहीं से क्या। ठीक है सर। फिर है ना, फिर हाँ, फिर उसके बाद आगे बहुत लंबा प्रोसेस तो तब जाके कोई पेपर पब्लिश होता है। सर आपके पैसे भी लगते हैं पेपर पब्लिश करने में? नहीं सर, मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मेरे अभी नहीं लगते। तो वो तो आपका गाइड और मेंटर जो है वही अपने नाम डाल देगा ना। हाँ मतलब वो हम रेफरेंसेस डालते हैं, मैंने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई है, मेरी पॉपुलेशन किस पे मैंने काम किया है, मेरी प्राइमरी है सेकेंडरी रिसर्च है जैसा भी है वो सब। चलिए, एक तो फीडबैक दीजिए और फिर बताइए कितने पर काम कर रहे हैं, और अगर आप एसोसिएट हो सकते हैं 2-4 दिन। देखो मैं अभी प्लान तो कर रहा हूँ नेक्स्ट 10-15 डेज में टू मूव द सुप्रीम कोर्ट अबाउट दिस थिंग। तो आई वुड लाइक कि सर आप अगर ऐसे आपके पास पूरा है तो आप अपना प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा करके पबमेट करके काफी सारे हैं सी मेरा डाटा की प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट ए डॉक्टर। जी मेरी जितनी भी बातचीत नहीं, होती पर है सर फोन पर। जैसे इंजीनियर्स भी करते हैं, सब लोग करते हैं। तो जैसे मैं पब्लिक हेल्थ में हूं, तो यहाँ पे कई सारे जो जैसे बीएससी इन दूसरे फील्ड से करके आए हैं, सारे डॉक्टर्स नहीं है हम्म। पर दूसरे फील्ड से भी है, पर है बायोलॉजी से ही है हम्म। मोस्टली। तो मैं तो तो नहीं हूँ ना बायोलॉजी से, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड है। पर सर जो भी है, पर उन सबका सेम बैकग्राउंड नहीं है। पर है हम्म। ना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, पहले क्वेश्चनेयर्स के थ्रू अपनी पॉपुलेशन बनाना, फिर उसके ऊपर उससे क्या रेफरेंसेस निकल के आ अच्छा रहे हैं एक या मिनट, मैं फिर आपको ऐसे। बहुत बढ़िया लीड दूं एक। जी कैन यू अप्रोच हॉस्पिटल्स फॉर कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन? सर, अभी कोरोना में तो मैं जा नहीं नहीं नहीं, सकती, बाद पर में, बाद में आपको अलाउड होता है? हाँ, मैं हॉस्पिटल्स में ही हम लोग काम करते हैं। मेरा सीके बिरला में 1 तारीख से मेरे को था आपके जयपुर ओपीडी में। है, डायबिटीज की ओपीडी है? अभी नहीं है मेरे पास, अभी कुछ भी नहीं सर, मैं लैपटॉप तक नहीं लेकर आई हूँ। मैं नहीं नहीं, को आई एम लगा नॉट था टॉकिंग आज की डेट में। जहां पर सीके बिरला का नाम ले रहे हैं तो हाँ उस हॉस्पिटल में ओपीडी है क्या डायबिटीज की? होगी सर। मैं अभी वहां पे रिसेंटली मेरा वहां पे अपॉइंटमेंट हुआ था, मुझे 1 अप्रैल से ज्वाइन करना था, ओके। मेरी इंटर्नशिप थी। ओके। और फिर वो लोग मुझे जहाँ प्ले जिस डिपार्टमेंट में डालते उस डिपार्टमेंट में मुझे रिसर्च पेपर लिखना होता। नहीं तो आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते हो? जो जब मेरा इंटरव्यू था उन्होंने पूछा था तो मैंने बोला था मुझे मेडिकल ऑपरेशंस में घुसना है। फिर उन्होंने सिर्फ नाम डाला कि किस किस को सेलेक्ट किया है, हम्म। आगे जाके क्या वो किसको कहाँ पर डालेंगे ये नहीं उन्होंने बताया मैं था। आपको डायबिटीज की एक लीड दे देता हूँ। जी डायबिटीज इज अबाउट द फ्लूइड मैनेजमेंट। ठीक है। जी आप डायबिटीज में मैं आपको एक परफॉर्मा दे दूंगा जी फ्लूइड का, जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सबसे भरवा लो। जी उसमें आप सिर्फ नोट करोगे कौन आदमी कितना फ्लूइड लेता है। जी उसके बाद उसके ब्लड शुगर रीडिंग्स क्या आती हैं वो ये लोग हर बार चेक करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं ओपीडी में। हाँ वो पेपर्स पर होते हैं, वो भी रेगुलरली डालते रहो। जी उसके बाद आप और फ्लूइड का आपने परफॉर्मा भर लिया, और उसके अलावा मेडिसिन कितनी चल रही है वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो गई। जी इसको प्रॉपरली टेबुलेट कर लो। जी यू विल फाइंड कि जो आदमी जितना ज्यादा फ्लूइड इनटेक होता है, जी फ्लूइड इनटेक में एक चाय का रोल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। जी उसका मैं बता देता हूँ आपको। तो जितना ज्यादा फ्लूइड लेता है वो मेडिसिन जितनी मर्जी ले ले उसका ब्लड शुगर हाई रहता है। अगर कोई आदमी 6-7 लीटर पानी पीता है, फ्लूइड्स लेता है हम्म, पूरे दिन में, चाहे हम्म, वो जितनी मर्जी इंसुलिन ले ले उसका ब्लड शुगर हाई रहेगा। मैं आपको अभी एक ओके का एग्जाम्पल बताया, 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ। और वो परफॉर्मा तो मेरे पास रेडीमेड पड़ा होगा।
तो मैंने हॉस्पिटल्स में ये ट्राई किया था, बट वो परमिशंस नहीं मिलती हैं। जी आपको मिल जाए, आप तो काम ही करते हो ना। तो सर, ऐसे आप है ना रैंडम पॉपुलेशन पे भी काम करेंगे, जैसे आपके आसपास है। सी रैंडम पर करने पर प्रॉब्लम ये होती है कि कौन आदमी इतने पेशेंटली उस फॉर्म को भरेगा या इन्फॉर्मेशन देगा। आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा एक आदमी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने में। सर आप वो तो, तो वही तो मेहनत करनी पड़ती है। इट इज नॉट अबाउट माई मेहनत, द अदर पर्सन शुड ऑल्सो हैव दैट पेशेंस एंड ही शुड हैव ट्रस्ट इन हाँ अस। तो आप सर, जब वो उस मैंने सर सेटिंग, वो तो मैंने बहुत ज्यादा देखा, क्योंकि मेरे को गांव में भी जाना पड़ता है कभी कभी। हम्म, तो वहां पे भी लोगों के मुंह से निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो आपको वो तो समझ में आ ही रहा है। तो उसके अलावा हमारा काम जो रिलेटेड नहीं है वो और हम्म। मुश्किल होता है। आप तो फिर भी एक दो लोगों के ग्रुप में होते हो, आपके साथ कोई ना कोई होता है, अकेले नहीं होते हमेशा। अगर अकेले भी होते तो भी यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप ये कर रहे हो। मैं तो इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकता ना अपने आप को। जी नाउ कमिंग बैक टू दिस, 25 अप्रैल को एक बंदा कॉन्टेक्ट करता है, 36 ईयर ओल्ड। जी। हिज ब्लड शुगर इज 500, 550, 600 के आसपास और हाई। हम्म। हम्म। एंड हिज डेली इंसुलिन यूज वाज 62 यूनिट्स। जी। हिज टोटल फ्लूइड इनटेक वाज 5-6 कप चाय, हम्म। 7 लीटर पानी, हम्म। 1 गिलास दूध। तो टोटल 8 लीटर से ऊपर हो गया। हम्म। उसका चाय और दूध बंद हम्म। कर दिया। हम्म। पानी 7 लीटर से उसको बोला 4 लीटर पर आ जाओ। जी और वॉक एंड रेस्ट चालू करा दिया। जी। 2 दिन के अंदर उसका ब्लड शुगर 250 पर आ गया। ओके उसका इंसुलिन अदा कर दिया। ओके। ही स्टिल मेंटेन हिज ब्लड शुगर एट हम्म। 250, 225 और सो। हम्म। उसका फ्लूइड इंटेक 4 लीटर से 2 लीटर कर दिया। अच्छा। 2 दिन के बाद उसका ब्लड शुगर 155 पर आ गया। तीसरे दिन उसका ब्लड शुगर 100 के नीचे चला गया। ही हैड टू, मतलब उसके वो स्वेटिंग और वो सब होने लगा। ही हैड टू टेक जूस हाँ। टू अवॉइड द लो शुगर। हम्म। सो दीज एवरीथिंग 25 अप्रैल से आज क्या हुआ, 14-15 तारीख हुई है। तो टोटल 20 दिन हाँ। हुए। और ये जो लास्ट फीडबैक है 10 तारीख का है। लास्ट 5 डेज में ओके कोई फीडबैक नहीं है। ओके। उसका इंसुलिन नहीं, उसका उसके बाद भी फीडबैक है। उसका इंसुलिन फिर 62 यूनिट से कम करके कर दिया था, फाइव हम्म। फाइव 10, 20 यूनिट। हम्म। 20 यूनिट करने के बाद 2 दिन वो ठीक रहा। तीसरे दिन उसकी ब्लड शुगर जंप कर गई। ओके। अब उसको ये सिस्टम को रोक दिया फॉर द टाइमिंग। रोकने का हम्म। कारण यह है कि उसकी स्ट्रिप्स खत्म हो गई है। ही कैन नॉट चेक द शुगर। ओके। तो जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलता उसकी स्ट्रिप्स नहीं आती। वो भी राजस्थान से ही है शायद। तो मैं आपको इन लोगों को से भी अगर इंट्रोडक्शन तो नहीं करा सकता, क्योंकि आप सब जगह फिजिकली नहीं जा सकेंगे। अच्छा, हम्म। एक चीज बताइए, मेरे पास एवरीथिंग इज देयर इन द फॉर्म ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग्स। जी मेरे पास कोई भी चीज वो नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है। मेरे पास कोई नंबर्स वैसे नहीं है। लोगों से बात हो रही है, वो बोल रहा है मेरा इतना है। हम्म। सो आई एम एज्यूमिंग इज टेलिंग द राइट थिंग। हम्म। क्या इसके बेसिस पर स्टडी पब्लिश हो सकती है? तो उस बेसिस पे है ना, मतलब आप चार्ट कैसे दिखाएंगे? चार्ट तो बना सकते हैं उसको दोबारा से वीडियोस हाँ, को सुन के। मतलब जैसे मैं पेपर्स लिखती हूँ या मैं कोई रिसर्च करती हूँ, तो मैं जैसे गूगल फॉर्म्स पे क्वेश्चंस बनाती हूँ पहले। मेरा जो नहीं, वो टॉपिक फॉर्म्स होता है तो उसका। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं लिंक्डइन पर तो हूँ। जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे हम्म, आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा कि मेरा पहला फर्स्ट के एज और मेरा सेक्स क्या है और जो बेसिक डिटेल्स है, हम्म, वेट हाइट एंड ऑल। हम्म, तो ये 3-4 क्वेश्चन ये उस पे होगा। फिर नीचे क्वेश्चन कि आप दिन में कितना पानी लेते हैं, तो खाना कितना, ये सारे जो क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिए। तो हम्म, ये हमारे पास है ना प्राइमरी डेटा हो जाता है, जो हम शो कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग 100 एक साथ में दिखा, जब ये सारे आपके जैसे जितने भी लोगों ने भरा, जैसे एक्जिमा के आपने इतने पेशेंट्स किए, हम्म, वो एक्जिमा के सारे पेशेंट वो फॉर्म भरेंगे। हम्म। फिर लास्ट में जाके उसका एक चार्ट बन के आता है, नहीं, जिसको वो आप फॉर्म तो ऑटोमेटिक भरा जाता है ना। मैं आपको उस फॉर्म के बारे में तो हिंदुस्तान की उस चार्ट से सर आप है ना वो कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, या आप अपने बात को कह सकते हैं कि है ना ये और ये इसका इसका रिलेवेंस है। नहीं, पर तो इससे मैं अपने वीडियो से इंफॉर्मेशन लेकर चार्ट नहीं बना सकता क्या? सर फिर वो है ना, इतना ये सब दिखाना कि हर एक जना एक एक, मैं कभी अपने सीनियर्स जो अपने हमारे जो स्टाफ फैकल्टीज है उनको पूछ कर मैं बता सकती हूँ। मैंने क्योंकि ये भी मैं मैंने। आपको गूगल फॉर्म की स्टोरी बताया था। आज से हाँ। 6-8 महीने पहले मैंने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ था।
जी तो लिंक्डइन पर दो अकाउंट थे, तो जी। एक में ज्यादातर पीएचडी और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं। हम्म सो आई मेड ए ग्रुप कि हम्म तुम लोगों को स्टडी करके पब्लिश करने में दिक्कत होती है, हम्म तो तुम क्या करो कि हम्म ये जितने पीएचडी कर रहे हैं हिंदुस्तान में लाखों लोग, हम्म। ये पीएचडी करने वालों को भी तो बीमारियां होती हैं, जी हेल्थ कंडीशंस होती हैं। जी तो अब कोई भी स्टडी करनी है उसके लिए आपको पॉपुलेशन चाहिए। जी। तो पॉपुलेशन पर करने की जगह आप पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों का फीडबैक ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा रिलायबल होगा, तो आप आपस में ही ग्रुप्स बना के कर लो। तो आई वांटेड टू डू ऑन थर्स्ट मैकेनिज्म। तो मैंने एक हम्म ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के ऑब्जेक्ट लिख दिया कि इस ग्रुप में किसी को भी इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो जो कि इसी ग्रुप के मेंबर्स अपने ऊपर करेंगे, जी। एंड दिस विल बी ड्रग फ्री। हम्म कि ये सब फ्लूइड का चेंज कर दिया है, डाइट वाइट का देखना है, वो सब कर दिया, वो सब उस तरीके से करना था। हम्म। 600 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। जी ये स्टार्ट करते हुए हमने एक गूगल फॉर्म भी बना लिया जी। और उनको बोला 24 घंटे के लिए अपना फ्लूइड चेंज करके देख लो, और बल्कि हम्म पहले ही क्लियर किया था कि स्टार्टिंग में वील डू थर्स्ट मैकेनिज्म, हम्म। कि थर्स्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसका वीडियो डाल दिया कि हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है। अब आप जी फीडबैक दे दो इसका कि आपने पानी कम किया तो आपको स्लेवा कितना बढ़ा। जी। 600 में से एक आदमी ने फॉर्म नहीं भरा, और ये तो पीएचडी वाले लोगों का हाल है। पब्लिक से ये इन्फॉर्मेशन उठाना तो पागल हो जाते हैं। लोगों से पूछो कितना पानी पीते हैं, 2 लीटर पीते हैं, जब आप डिटेल में घुसते हो तो पता लगता है 6 लीटर पी रहे हैं। हम्म। तो दिस इज एनीवे, चलिए आप हाँ। करके देखिए, आप बताइए, फिर देखते हैं। बाकी आज तो बहुत लंबी बात हो गई। सो वो तो मैं समझ गई। मेरा खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों से हिस्ट्री निकालना उनकी बहुत थोड़ा होता है। कोई कोऑपरेट नहीं करता, पढ़े लिखे लोग कोऑपरेट नहीं करते। भैया कल आज तुम थर्स्ट मैकेनिज्म में अपना स्टडी करके 24 घंटे का सर फीडबैक दे रहे बिलीफ हो। सिस्टम पे भी है ना, है, और कौन कितना ऐसे लिंक्डइन पे लोग बाग एक बार अपनी प्रोफाइल डालकर उतना नहीं अवेलेबल रहते हैं। सी मैं जो आप कह रहे हो वो ठीक है, बट दीज आर द गाइज हु आर अवेलेबल, वी कैन चेक दैट ना कि कौन कितना अवेलेबल है। जी तो 600 में से कम कुछ लोग तो ऐसे थे जिनसे रोज बात होती थी, ओके। उसके बावजूद नहीं करते। और जो लोग इसका पार्ट बनना चाहते थे कि मेरा भी नाम आ जाए, इवन उन लोगों ने फीडबैक नहीं डाला। अच्छा। तो वी सेड कि जो भी लोग एसोसिएट होना चाहते हैं तो आप भी हम्म अपने फ्रेंड्स वगैरह में सर्कुलेट कर दो और भरवा लो किसी से। हम्म। इवन वो भी नहीं करते। मतलब पीपल आर रियली नॉट वेरी वेरी कीन अनलेस एंटिल दे आर इनटू अ मेस हेल्थ वाइज। जी किसी को बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं करता। बहुत कम, 100 में से क्या हजारों में से एक आधा आदमी होता है जो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करता है इन सब चीजों पर। आपका जी। अभी नया नया है, आप भी 2-4 साल पुराने हो जाओगे तो आप भी भूल भा जाओगे सब। आपने भी घंटा भर बात की है। तो अदरवाइज नो बडी इज इंटरेस्टेड इन द हेल्थ, इवन प्रोफेशनल डॉक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। चलिए। सर वो तो टाइम विल टेल कि क्या होगा। सर हम्म अब मैं ये पूछ रही थी कि हम्म, है ना, आपने बताया 200 ml सिर्फ। खाने के साथ तो। हाँ, 3 बार बस। उसके हम्म अलावा जो आप बोल रहे थे कि वॉक एंड रेस्ट, 8 बजे 9 बजे सुबह। नहीं वो छोड़ दो। अभी अभी आप फास्टेस्ट ट्रैक पर आ जाओ। तो आप अच्छा। फास्टेस्ट ट्रैक यही होगा, क्योंकि आपको 24 घंटे 48 घंटे में पता चल जाएगा स्लेवा कितना इंक्रीज होता है। वॉक ठीक एंड है। रेस्ट करते रहिएगा। ओके। और आपको कोई और हेल्थ कंडीशन नहीं, दैट यू आर कंफर्मिंग। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। यूरिन वगैरह में थोड़ा सा येलो वगैरह बढ़ जाएगा, नो इश्यूज हाँ। ऑन दैट, वो अपने आप 10-15 दिन में ठीक हो जाता है। वो आप आधा लीटर पानी पियेंगे तो भी नॉर्मल यूरिन का जो कलर होना चाहिए वही होगा। शुरू में हफ्ता 10 दिन 15 दिन प्रॉब्लम आएगी, ओके। बट अदरवाइज दिस इज नॉट अनहेल्दी तो इन एनी वे। सर ये फिर ऐसा 200 ml, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये फिर से लाइफ टाइम ही नहीं कंटिन्यू नहीं रखना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम सेइंग इसको फ्लक्चुएट करना होता है। हाँ, आपको मतलब मैं 3 दिन जो 200 पिया, फिर एक दिन 3 लीटर, फिर एक दिन कम कर दिया, बिल्कुल हाँ बंद कर दिया। हाँ, उसको आप तो ये उसको ये भी नहीं तो है कि ये रोज के रोज चेंज करना है। 2-2 दिन के ऊपर नहीं चेंज करना, आप महीना चला सकते हो। सी, ये जितना भी फ्लूइड मैकेनिज्म है इसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्ट इन है बॉडी के अंदर। अच्छा। महीने 2 महीने गलत करने से कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आप ठीक दो है, मैं महीने में ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि अभी हम्म, गर्मियां भी हैं और मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। हाँ तो वो कम करने का जो तरीका है ये। ठीक है। मैंने मैक्सिमम जो फ्लूइड इनटेक को रोका है, जीरो किया है। जब 3.5 दिन तक मैंने एक बूंद पानी नहीं पिया। और मैंने आज दिन तक कभी फास्ट नहीं रखा है। हम्म, तो बिना पानी के तो मैं अभी तक रही नहीं हूँ कभी भी।
मैं देखती हूँ। नहीं, अभी तो आपको बिना पानी के नहीं रहना ना, अभी तो आपको खाने के साथ पानी पीना है बस, ठीक है। तो उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।